कान से सोना है तो जाग जाओ, किसी के भी सिर में मार के भाग जाओ। चलो बंदो, यहां पर आते हैं हम लोग फॉर अ वंडरफुल 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 रिवीजन ऑफ सारफेसी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे आईबीसी के अंदर एक थोड़ा सा साइडलाइन चैप्टर हो जाता है। साइडलाइन चैप्टर एज इन द मेन चैप्टर्स दैट वी फोकस ऑन इज ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, बट उसके बाद में एक ऐसा चैप्टर आता है सारफेसी जो जनरली आईबीसी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं कि उतना पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि सारफेसी पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसके लिए यहां पर आई हैव कम अप विद अ वंडरफुल रिवीजन ऑफ द एंटायर सारफेसी चैप्टर। इस रिवीजन के अंदर आई विल ट्राई एंड कवर द एंटायर सारफेसी, possibly each and every relevant section of SARFAESI as well as RDD-BFI Act। तो RDD-BFI Act और SARFAESI के सारे relevant provision इस रिवीजन में मैं कवर करूंगा। एंड आई बेट यू अगर आपने इस रिवीजन को भी मल्टीपल टाइम देख लिया तो आपको सब चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है ना? दैट इज द एंटायर एजेंडा। बिफोर स्टार्टिंग द एजेंडा फॉर द डे, ये एक चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। व्हाट इज दिस? दिस इज एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ आईबीसी, मतलब CRVI के अंदर जो आईबीसी वाला पार्ट आता है। सो सारफेसी जो आईबीसी है वो हमारे ओपन बुक पेपर के लिए भी रेलेवेंट है और सीआरवीआई के लिए भी रेलेवेंट है। ओपन बुक पेपर के अंदर सारफेसी के क्वेश्चंस को हैंडल करना इज वेरी इजी, बट द ट्रबल कम्स सीआरवीआई के अंदर, क्योंकि उसमें तो याद करके लिखना है और इतना सारा आईबीसी का याद करने के बाद एक स्टूडेंट को लगता है मैं तो थक गया भाई साहब। लेकिन उसी के लिए एक छोटा सा एनालिसिस है। ये एनालिसिस क्या बताता है? पिछले 3 अटेम्प्ट के सीआरवीआई का पेपर में जो 40 मार्क्स का आईबीसी आता है उसका एनालिसिस है कि कोई भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से आया हुआ है। और इससे एक बहुत प्यारा सा एनालिसिस निकल के आता है कि ये जो हमारे चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 है, स्ट्राइकिंग ऑफ, वाइंडिंग अप, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड सारफेसी एंड RDD-BFI एक्ट, ये सब जो हैं ये जनरली आप देखो पूछे जाते हैं 6 और 6A के अंदर। तो अगर आपने पेपर दिया है और नहीं दिया है और अगर देखा है आपने तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आता है 5 जो 5th क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। देयर आफ्टर 6th और 6A के अंदर चॉइस होती है, यू कैन ईदर अटेम्प्ट 6 और यू कैन गो फॉर 6A, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जनरली ये 4 चैप्टर यहां पर आते हैं। हाउएवर इसका बस आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको पेन डाउन करके रख लेना। इससे ऐसा इंटरप्रिटेशन लेके नहीं जाना है कि हम कोई भी एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, नो नेवर। इससे ऐसा इंटरप्रिटेशन लेके जाना है कि जिससे क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तो आपको डबल मेहनत करके जाना है। 5th क्वेश्चन इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? और चैप्टर 2 ऑफ आईबीसी CIRP जो हमारा है, CIRP का बोलबाला होता है इन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सब्सटैंशियल पार्ट जो होता है वो CIRP के चैप्टर से आता है। CIRP के चैप्टर को आप नॉर्मल आईबीसी के जितने भी रिवीजन कर रहे हैं CIRP के उससे ट्वाइस रिवीजन करके जाओ। अगर आप आईबीसी के 2 रिवीजन कर रहे हो तो CIRP के 4 रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। और PPIRP बाकी सबका भी लिक्विडेशन प्रॉपर बाइफर्केशन दे रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बट माइंड माय वर्ड्स, मैं टाइम एंड अगेन क्लास में कहता हूं, एट CS प्रोफेशनल लेवल यू कैन नॉट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी। नेवर थिंक ऑफ लीविंग एनी टॉपिक, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली। हमें वैसे पढ़ना है। हाँ, एक एनालिसिस हेल्प कर देता है कि किस टॉपिक के मल्टीपल रिवीजन करके जाना और किस टॉपिक को 1-2 बार भी पढ़ा तो भी चलेगा। ये एनालिसिस जरूर हेल्पफुल रह सकता है, बट हमें हर एक टॉपिक पढ़ के जाना है। एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करेगा, आप कोई टॉपिक छोड़ोगे, आपको लगता है तो कम आता है, एग्जामिनर शुरू देगा बूम। तो ध्यान रखना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, पढ़ना सब कुछ है। और उसी सीरीज में यहां पर लेकर आ रहे हैं सारफेसी का एक वंडरफुल रिवीजन। यहां पर आई हैव मेड सम नाइस चार्ट्स जिससे कि आज का हम पूरा रिवीजन करेंगे ताकि आपको बहुत आसान तरीके से पूरा सारफेसी कवर हो जाए। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है सारफेसी एज वेल एज RDD-BFI एक्ट। बहुत लंबे अरसे से RDD-BFI एक्ट पे क्वेश्चन तो नहीं आया, बट अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। हम पहले शुरू करेंगे सारफेसी से, विल रिवाइज सारफेसी एंड देन विल गो फॉर RDD-BFI एक्ट। चलो, यहां से जो टाइमलाइन है वो आप पेन डाउन कर सकते हो। यहां से सही मायने में द रिवीजन स्टार्ट जो आपको मल्टीपल बार देखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 सारफेसी। चलिए यारो, सारफेसी एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 तो प्रिलिमिनरी रहेगा। चैप्टर 2 runs from section number 3 to 12B which talks about securitization reconstruction of financial asset। अगर सारफेसी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest। तो इस चैप्टर को हम सारफेसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है इसका बेयर एक्ट का चैप्टर 2 which runs from section 3 to 12B which talks about securitization and reconstruction of financial asset। और दूसरा पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 3 which runs from section 13 to 19 which talks about enforcement of security interest।
तो एक पार्ट है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट और दूसरा पार्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच रन्स फ्रॉम 13 टू 19. हम पहले शुरू उससे करते हैं कि एनफोर्स कैसे करते हैं. कि आज अगर हमने किसी को उधार पे पैसा दिया है, वी हैव लेंड मनी टू समवन, the person is not repaying back the money, how we can enforce the security interest. हम उसने हमें जो सिक्योरिटी दी है उस सिक्योरिटी को हम कैसे एनफोर्स कर सकते हैं. how can we foreclose this loan? So I have given loan to someone of 10 CR. The person has given his factory to me as a security. If he is not repaying of the loan, how can I sell off the factory and recover the money? That is enforcement of security interest. मैंने रेगुलर लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताया कि SARFAESI क्यों आया था. बिकॉज लोगों को सिक्योरिटी बेचने के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता था, विच यूज्ड टू बी अ वेरी कंबरसम एंड लेंदी प्रोसेस. तो सार्फेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस यही था कि विदाउट गोइंग टू कोर्ट नाउ लेंडर कैन सेल ऑफ द सिक्योरिटी. दैट इज द की. चलो, तो पहले हम लोग सेक्शन 13 टू 19 वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग 3 टू 12 पे आएंगे. चलिए, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से शुरू करते हैं. सेक्शन 13 मजेदार तरीके से, अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. सेक्शन 13 एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ये क्या कहता है? ये सिंपल भाषा में ये कहता है, अगर कभी भी, अच्छे समझना, आई होप ये नोट्स आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिए होंगे, एंड नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको पता है वेबसाइट पे जाएंगे shubhamsukhlecha.com, वहां पर ऊपर आपको फ्री डाउनलोड्स दिखेगा, उन फ्री डाउनलोड्स के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. चलिए, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. स्टेप 1, बोरोवर सिक्योर्ड क्रेडिटर. बोरोवर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लोन लिया होगा. सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हमारे एग्जाम्पल के अंदर HDFC को हम ले लेते हैं एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर. रिलायंस कम्युनिकेशन इज द बोरोवर. तो HDFC ने रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का. नाउ स्टेप 1 देखना, डिफॉल्ट. रिलायंस कम्युनिकेशन ने डिफॉल्ट कर दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन इज नॉट पेइंग ऑफ द मनी, बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया. स्टेप 2, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने उस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया है. द लोन हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए. एनपीए क्लासिफाई होने के अपने नॉर्म्स हैं, वो सब सेटिस्फाई किया है. नाउ द लोन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एनपीए. लोन एनपीए की तरह डिक्लेयर हो चुका है. नाउ डिफॉल्ट हुआ, लोन एनपीए की तरह डिक्लेयर हो गया. स्टेप नंबर 3, द क्रेडिटर, द बैंक विल गिव अ नोटिस टू पे विद इन 60 डेज. ये बहुत पावरफुल नोटिस है. अब बैंक नोटिस देगा उस बोरोवर को कि हे बोरोवर, विद इन नेक्स्ट 60 डेज यू हैव टू मेक द पेमेंट. अब बोरोवर ने अगर 60 डेज भी हो गए, उसने पे भी नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किए. स्टेप 4 में बोरोवर के पास राइट है, दे कैन रेज एनी ऑब्जेक्शन. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो कोई ऑब्जेक्शन रेज किया, ना ही पेमेंट किया है. अब स्टेप 5 के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना रिप्लाई दे देते हैं विद इन 15 डेज. अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसका रिप्लाई दे दिया विद इन 15 डेज. अब मान लीजिए 60 डेज हो गए, स्टेप 6 पे आते हैं. ना तो पे किया है और कुछ और इशू भी नहीं आया है, विद इन 60 डेज यू हैव नॉट पेड द मनी. इन दैट केस, अगर पे नहीं किया है, अब आता है मजा. स्टेप 7 में देखना, HDFC कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी. बात खत्म. पहले इस चीज के लिए यू हैव टू गो टू कोर्ट, बट नाउ यू नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली एनफोर्स द सिक्योरिटी. अब आप क्या कर सकते हो, विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन, एज आई वाज सेइंग, यू कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी. यू कैन take the possession of the asset, you can take over the management of the borrower, you can appoint any person to manage the assets taken over, or to recover the money from any person who owes money to the borrower relating to such asset. एकदम सिंपल. तो ये 4 चीजें आप कर सकते हो. अगर वो व्यक्ति ने 60 डेज में आपको पेमेंट नहीं दिया, क्या कर सकते हो आप? सबसे पहली चीज, असेट का पोजीशन ले सकते हो. यू कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर. अगर वो कंपनी है और पूरा का पूरा सब्सटैंशियल लोन का अमाउंट ही इतना बड़ा है, यू कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर. यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन to manage the assets taken over, and last you can recover money from any person who owes money to the borrower relating to such asset. उस asset से जो भी पैसा कोई भी व्यक्ति ओ करता है borrower को, अब वो पैसा भी आप रिकवर करोगे. तो ये 4 चीजें that you can do enforcing the property. सेक्शन 13 का मेनली यही कहना है कि अगर कोई भी borrower पेमेंट नहीं कर रहा है तो लेंडर क्या करेगा, एक नोटिस देगा अंडर SARFAESI. नोटिस में 60 डेज का टाइम पीरियड होगा टू मेक द पेमेंट. वो व्यक्ति के पास अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकता है. लेंडर हैज टू रिप्लाई द ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज. लेकिन अगर 60 डेज तक उसने पे नहीं किया है, इन दैट केस ही कैन एनफोर्स, द लेंडर कैन एनफोर्स द प्रॉपर्टी. एनफोर्स का मतलब होता है, पहला, टेकिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द एसेट, टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, टेकिंग ओवर, appointing any person to take over the management, and lastly recover money from any person who owes money to the borrower on account of that asset. ये 4 चीजें जो हैं, इसका मतलब हो गया एनफोर्स कर लिया आपने. अब एनफोर्स करने का ध्यान रखना है आपको. एनी कॉस्ट इनकर्ड इन सच रिकवरी, ये भी आप उससे रिकवर करोगे. आपको इस रिकवरी करने में जो कॉस्ट आया, ये भी आप बोरोवर से रिकवर करेंगे. देन इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बोरोवर मेक्स द पेमेंट विद कॉस्ट, प्रोसीडिंग विल स्टॉप. इस पूरे दौरान अगर कभी भी बोरोवर कह देता है कि मुझसे पूरे पैसे ले लो और आप ये प्रोसीडिंग को रोक दो, उसी मोमेंट पे आप पूरे पैसे लेके प्रोसीडिंग को रोक देंगे, उनके एसेट को वापस हैंडओवर कर दोगे. इफ बोरोवर इज रेडी टू मेक द फुल पेमेंट. एंड लास्ट,
if the enforcement result in winding up of borrower, set aside the money for dues of workmen first. अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं कि जब आप उस कंपनी का कंट्रोल ले रहे हो, आप सारफेसी के अंतर्गत उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स कर रहे हो, एंड दिस विल रिजल्ट इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. बोरोवर इज अ कंपनी एंड दे आर गोइंग टू बी वाउंड अप. रिलायंस कम्युनिकेशन वाइंड अप ही हो जाएगा. इन दैट केस वर्कमैन की जो ड्यूज है उसको लेके आपको पहले पैसे साइड में रखने होंगे, देयर आफ्टर यू विल रिकवर योर मनी. तो वर्कमैन की ड्यूज पहले साइड में रखने पड़ेंगे. एकदम सिंपल सी बात है. एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा. यहां पर सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट और है कि आफ्टर द नोटिस बोरोवर कैन नॉट सेल द एसेट विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर. एक मॉरिटोरियम टाइप आ जाएगा कि एक बार वो नोटिस आ गया है जिसका 60 डेज में आपको पे करना होता है, उसके बाद यू कैन नॉट सेल द एसेट. बहुत सिंपल. सेक्शन नंबर 13 टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. व्हाट डज इट से? इफ यू आर अ लेंडर, बोरोवर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, डिफॉल्ट कर दिया है एंड द डेट हैज बीन रिजल्टिंग इन एनपीए. डिफॉल्ट हो चुका है, डेट इज रिजल्टिंग इनटू एनपीए. इन दैट केस यू गिव अ नोटिस, request them to make the payment within 60 days. If they want to object, they can object. You will reply to their objection within 15 days. After that, if they want, they can enforce. If at all they're not paying within 60 days, then lender can enforce the property. Enforcement means you take over the control of the asset, you take over the management of the debtor, you appoint someone to take care of the management, or you even recover the money which is someone else owes to the borrower on account of that asset. ये सब चीजें एनफोर्समेंट में आ जाती है. ये एनफोर्समेंट का जो भी खर्चा आएगा ये भी बोरोवर से रिकवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट, इफ एट ऑल ये एनफोर्समेंट के प्रोसेस के दौरान बोरोवर इज रेडी टू मेक द पेमेंट, तो यू विल टेक द मनी एंड पूरा प्रोसेस आप रोक दोगे. एंड लास्टली, अगर एनफोर्समेंट रिजल्ट्स इन वाइंडिंग अप ऑफ द बोरोवर, इन दैट केस यू विल हैव टू कीप असाइड मनी फॉर वर्कमैन ड्यूज. इजी पीजी ओवर. एंड दैट इज सेक्शन 13 फॉर यू. अब आपको 13 जब भी पढ़ना है, आप सिर्फ इसको देखोगे भी सही, सिर्फ इस पीडीएफ को भी देख लोगे, 13 आपका टिप टॉप कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज सेक्शन 13 फॉर यू. एकदम बने रहना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स हिट सेक्शन 14. सेक्शन 14 क्या कहता है, सुनना अच्छे से. सिक्योर्ड creditor has to, if you want, they can request in writing to DM or CMA. हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर हमारे जो कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहते हैं, चीफ, नॉट कॉस्मो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइटिंग कि प्लीज देखो हमें एनफोर्स करना है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो वी नीड सम असिस्टेंस फ्रॉम यू. तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो आपको असिस्टेंस दे देंगे, पुलिस असिस्टेंस, जिससे कि आप उन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अच्छे से एनफोर्स कर पाओगे, अपने कंट्रोल में ले पाओगे. तो आप एक रिक्वेस्ट दोगे. अब मेन चीज क्या है समझना, आप उनको रिक्वेस्ट दोगे एंड दे मे ऑथराइज टू टेक पावर, तो वो आपको ऑथराइज कर देंगे एंड देयर आफ्टर सुटेबल ऑर्डर पास कर देंगे विदिन 30 डेज, जिससे कि आप अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स या असेट को अपने कंट्रोल में ले पाओगे. तो ये तो बहुत इजी है. दैट इफ यू वांट, यू इन राइटिंग विल रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल चेक एंड पास एन ऑर्डर विदिन 30 डेज दैट यू कैन टेक ओवर द एसेट, यू कैन टेक ओवर द डॉक्यूमेंट्स. इजी, ठीक है. मेन चीज सेक्शन नंबर 14 में ध्यान रखनी है कि आप जो रिक्वेस्ट दोगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, उसके साथ में देना है आपको एक एफिडेविट जिसमें ये सब लिख के देना है. तो आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा, एप्लीकेशन जाएगा, उसके साथ में एक एफिडेविट होना चाहिए. एंड एफिडेविट शुड हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्या? टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम, कि आप कितना पैसा मांगते हो. प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी फॉर सच क्लेम, कि क्या प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी के रूप में. दिस क्लेम इज विद इन लिमिटेशन पीरियड, इसमें लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है. बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है, एनपीए डिक्लेयर हुआ था, हमने 60 डेज का नोटिस दिया है, कोई ऑब्जेक्शन पूछा तो उसका जवाब दिया था, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ सारफेसी हैज बीन कंप्लाइड. कायदे से आपको बताना है कि सेक्शन 13 कंप्लाई किया है कि भैया एनपीए डिक्लेयर हुआ, उन्होंने डिफॉल्ट किया था, हमने उनको 60 डेज का नोटिस दिया, उनको ऑब्जेक्शन आया तो रिप्लाई किया था, और ये सब फॉलो, सारफेसी के पूरे प्रोविजन को फॉलो करने के बाद ही हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं. All of this you have to give them on an affidavit, only after which they will pass an order and you will get assistance to sell off the asset. Easy peasy over. चलो गुड डे. सेक्शन 14 वंडरफुल, वेरी इजी सेक्शन. 13 इजी है, 14 इजी है. अब आगे बढ़ते हैं. 15 मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेकर ऑफ मैनेजमेंट. अगर एक व्यक्ति, एक एंटिटी, लेंडर ने मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया है उस बोरोवर का, तो क्या होगा. बोरोवर हमारे एग्जांपल में रिलायंस कम्युनिकेशन है, एचडीएफसी ने लोन दिया, और अगर एचडीएफसी रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा मैनेजमेंट ही टेक ओवर कर लेती है, तो क्या होगा यहां पे देखते हैं. देखना अच्छे से. सिक्योर्ड क्रेडिटर, इफ सिक्योर्ड क्रेडिटर या फिर एआरसी take over the management of borrower, in that case secured creditor has to give a notice in one English newspaper and one Indian language newspaper. तो one English newspaper, one Indian language newspaper के अंदर नोटिस देना है to appoint director or administrator, that we are appointing these people as director, administrator. अब इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत ही बेसिक. इफेक्ट ये होगा, देखना,
all the existing director or those holding the office deemed to have vacated. पुराने सारे directors have deemed to be vacated. All contracts with management with existing directors deemed to have been terminated. Existing directors का जो भी contracts रहेंगे they are terminated. Newly appointed director administrator take over the control over the property and act as director or manager. अब अगर मान लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन को पूरा एचडीएफसी ने पूरा कंट्रोल टेक ओवर कर लिया है, तो पुराने सारे डायरेक्टर्स वेकेट हो जाएंगे, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएंगे और अब नए डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे जो एचडीएफसी करेगा और सारे के सारा जो आगे पूरा का पूरा कंट्रोल है वो ये लोग चलाने वाले हैं. बहुत सिंपल है. ये हो गया इफेक्ट नंबर 1 कि अगर कभी भी lender is taking over the management of borrower, so this is effect number 1. What is effect number 2? Effect number 2, now shareholder cannot appoint any director. Why? Because HDFC के कंट्रोल में आ गया ना, तो शेयर होल्डर आगे के डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे. सेकंड, नो रेजोल्यूशन विल हैव इफेक्ट. शेयर होल्डर कोई भी रेजोल्यूशन पास कर लेते विल नॉट हैव इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय whom. अरे आप गेस भी कर सकते हो, अनलेस अप्रूव्ड बाय आवर सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज एचडीएफसी इन माय एग्जांपल, एंड नो प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप विल बी इनिशिएटेड अनलेस अप्रूव्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज एचडीएफसी इन माय केस. तो इफेक्ट नंबर 1 इज एक्जिस्टिंग डायरेक्टर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू डायरेक्टर्स and shareholders cannot take any decision. shareholder अगर कोई resolution पास भी कर लेते हैं, they'll be subject to approval by secured creditor. This is effect of control or taking over of management of borrower. अब एक सवाल आता है कि सर अगर हमने पुराने सारे डायरेक्टर्स को निकाल रहे हैं तो उनको वो देना पड़ेगा ना लॉस, क्या कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. सेक्शन नंबर 16 ऑफ सार्फेसी, नो कंपनसेशन फॉर टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. कि हम किसी भी डायरेक्टर को सार्फेसी में अगर लेंडर बोरोवर का कंट्रोल ले रहा है और इसके कारण किसी भी डायरेक्टर को निकाला जा रहा है पुराने डायरेक्टर्स को, तो यहां पे कोई कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस दिया नहीं जाएगा. नो कंपनसेशन फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. सेक्शन नंबर 16. सेक्शन नंबर 17, अरे बहुत ईजी है. अरे अभी देखते रहना, हम करेंगे पहले तो पूरा रिवीजन, फिर हम करेंगे रिवीजन का रिवीजन, करिश्मा का करिश्मा, जिसमें हम सारा रिवीजन जो किया है उसका भी एक रिवीजन कर लेंगे. अरे तूफान तैयारी के साथ आया हूं मैं, आप देखते जाओ. सेक्शन नंबर 17, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर डेट. अब सुनना, सेक्शन 17 काफी इंटरेस्टिंग है. सेक्शन नंबर 13 में जो मेजर लिया है लेंडर ने टू रिकवर द डेट्स, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा स्लो डाउन कर लो. सेक्शन नंबर 13 के अंदर लेंडर ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं टू रिकवर द डेट. उसने 60 डेज का नोटिस दिया एनपीए डिक्लेयर होने के बाद. उसके बाद में अगर उसने पे नहीं किया तो इन्होंने क्या कर सकते हैं, हमने सेक्शन नंबर 13 में पढ़ा कि मैं उसके असेट का पोजीशन ले सकता हूं, उनका मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकता हूं. आई कैन अपॉइंट समवन टू टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट एंड आई कैन इवन रिकवर मनी दैट इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन टू द बोरोवर ऑन अकाउंट ऑफ द असेट. ये 4 चीजें कर सकता हूं. इफ एनी लेंडर हैज टेकन एनी मेजर्स अंडर सेक्शन 13, what can borrower do? That is section number 17. Section number 17 is another interesting section. Application by the borrower or any person against measure to recover debt under section 13. देखना अच्छे से क्या हुआ, अच्छे से. कोई भी अगर borrower चाहे, borrower समझ रहे हो, रिलायंस कम्युनिकेशन चाहे, अगर उनके अगेंस्ट मेजर लिए जा रहे हैं अंडर सेक्शन 13, एचडीएफसी ने रिलायंस को लोन दिया था, रिलायंस डिफॉल्ट कर रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन, और अब अगर एचडीएफसी उसको एनफोर्स करना चाहता है सेक्शन 13 में, तो रिलायंस क्या कर सकता है बता रहे हैं, बोरोवर क्या कर सकता है, बोरोवर एनी पर्सन विद इन 45 डेज फ्रॉम टेकिंग द पोजेशन. जिस दिन उसके असेट का वो पोजेशन लेके चले गए, कबूतर जा जा जा, जिस दिन असेट का पोजेशन लेके चले गए लेंडर, उससे 45 डेज के अंदर, जिस दिन असेट का पोजीशन लेके चले गए लेंडर, उसके 45 डेज के अंदर. आपको समझ में आ रहा है, असेट का पोजीशन गया, उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो. असेट का पोजीशन एक बार तो चला गया, अब उसके 45 डेज के अंदर अगर ये बोरोवर चाहे तो दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी, हेड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. उन्होंने हमारे असेट का पोजीशन ले लिया है, प्लीज उनको रोको. इफ बोरोवर चाहे, इफ बोरोवर वांट्स, तो बोरोवर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी. अंडरस्टैंड? चेक मेजर्स एज पर द एक्ट, कि उनको देखो सेक्शन 13 के अंदर हमें इन्फोर्स कर रहे हैं. दिस हैज टू बी फाइल, कौन से डीआरडी में फाइल करेंगे, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन है, जहां पे, या फिर जहां पे असेट लोकेटेड है, या फिर जहां पर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑफिस है. सिंपल 3 चीजें दी. कौन से डीआरडी में फाइल होगा, वेयर देयर इज कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे असेट इज लोकेटेड, और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफिस जहां पर है, उसके हिसाब से यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू डीआरटी. नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. डीआरटी विल ट्राई एंड पास द ऑर्डर, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड. DRT will try and pass the order as expeditiously as possible. जितना जल्दी होगा DRT ऑर्डर पास करेंगे, but DRT will pass the order within 60 days. तो DRT will try and pass the order जैसे ही borrower DRT के पास गया है कि हमारा वो पोजीशन ले जा चुके हैं, हमें बचाओ. DRT will pass the order as expeditiously as possible, but they'll try and pass the order within 60 days. If
एक्सटेंशन मिलता है तो 4 मंथ्स का एक्सटेंशन का प्रावधान भी है। विथ एक्सटेंशन 4 मंथ्स के अंदर आपको ऑर्डर पास कर देना चाहिए। बट अगर 4 मंथ्स हो गए और ऑर्डर पास फिर भी नहीं हुआ है डीआरटी ने, देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरएटी। इस पूरे प्रावधान को अच्छे से समझो। सेक्शन नंबर 17 कहता है अगर कभी भी लेंडर ने 13 में प्रॉपर्टी को इन्फोर्स कर दिया तो बोरोवर क्या कर सकता है, बोरोवर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी कि प्लीज प्रोटेक्ट माय एसेट। वो चाहे तो एप्लीकेशन दे सकता है। डीआरटी को फिर डिसाइड करना है कि मेरिट्स पे क्या है, इसके एसेट को रोकना है या जाने देना है। डीआरटी को ये जो ऑर्डर पास करना है कर देना चाहिए आइडियली एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, बट विद इन 60 डेज। विद एक्सटेंशन विद इन 4 मंथ्स तो यू शुड पास द ऑर्डर, और 4 मंथ्स में भी नहीं कर पा रहे हो तो ये बोरोवर डीआरएटी के पास जा सकता है। एकदम सिंपल। नाउ डीआरटी विल पास नेसेसरी ऑर्डर्स, ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, डीआरटी या डीआरएटी इन एक्सेप्शनल केस। डिक्लेयर द मेजर अंडर सेक्शन 13 इनवैलिड, कि सेक्शन में 13 में जो भी मेजर लिया है आपने, हे बैंक, वो सब इनवैलिड है। दे कैन इनवैलिडेट ऑल द मेजर्स टेकन अंडर सेक्शन 13। फर्दर दे कैन रिस्टोर द possession of asset, taking it back from the lender to the borrower. They can restore the possession of asset or management of the company, restore कर सकते हैं। And third, any other direction. तो सेक्शन नंबर 17 इज नथिंग अ प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर लेंडर बिना कोर्ट के पास जाए आपका असेट का पोजीशन लेके जा सकता है। तो सेक्शन 17 में आप उसके इस एक्ट के अगेंस्ट डीआरटी के पास जा सकते हो। डीआरटी कैन से लेंडर असेट वापस दो अगर डीआरटी को उसकी नीड फील होती है तो। जबरदस्त। उसके बाद में सेक्शन 17 के अंदर ही डीआरटी कैन एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ एनी लीज और टेनेंसी आल्सो। अगर कोई भी लीज या टेनेंसी का वैलिडिटी चेक करना है वो भी डीआरटी कर सकता है। लीज वेदर वो वैलिड है, एक्सपायर हो चुकी है, वैलिड है कि लीज एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज पर द टर्म्स ऑफ मॉर्गेज एंड क्रिएटेड आफ्टर नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। क्या लीज कहीं डिफॉल्ट के नोटिस के बाद तो क्रिएट नहीं हुई। तो अगर कोई लीज या टेनेंसी का वैलिडिटी भी चेक करना है तो वो भी डीआरटी करता है। उसके लिए भी सेक्शन 17 का ही एप्लीकेशन जाएगा। सेक्शन 17 का मेन पर्पस तो ये है कि जब बोरोवर का असेट लेंडर लेके जा चुका है उस समय पे बोरोवर प्रोटेक्शन के लिए डीआरटी के पास जा सकता है। लेकिन डीआरटी वहीं चाहे तो टेनेंसी एक्सेट्रा इन सब चीजों के बारे में भी ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 17 अ गुड सेक्शन। सेक्शन 13 बहुत भारी था, उसका 17 अच्छा है। उसके अंदर सेक्शन नंबर 18 अब फुद्दू सेक्शन है, बस पता ही नहीं चलेगा और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। सेक्शन नंबर 18 वेरी फुद्दू सेक्शन। ये क्या कहता है, इफ एनी पर्सन इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी, इफ एनी पर्सन इज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इट विल गो टू डीआरएटी। If you're agreed by any order of debt recovery tribunal, you'll make an application to debt recovery appellate tribunal. This appeal has to be filed under section 18 within 30 days. अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। Whenever you are filing an appeal to DRAT, you have to file an appeal within 30 days. If sufficient cause, you'll get extra time. But you have to file an appeal within 30 days. This appeal has to be filed. यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि while file an appeal, you'll have to deposit 50% of the amount due. Obviously, borrower, बैंक को तो कुछ डिपॉजिट नहीं करना होगा. Creditor will not have to deposit anything. But the borrower, अगर वो अपील करना चाहता है तो उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 50% डिपॉजिट करना होगा. That is the law. हां, अगर डीआरएटी चाहता है तो उस 50% को रिड्यूस कर सकता है टू 25%, बट टू फाइल एन अपील यू विल हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट ओनली आफ्टर विच योर अपील विल बी हर्ड बाय डीआरएटी। तो अपील फाइल करने के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 50% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा टू डीआरएटी। चलो, सेक्शन 18 के अंदर ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर 18C फुद्दू, एकदम बहुत इजी पर इंटरेस्टिंग है। अगर कभी भी, सबसे पहले इसको याद कराने के लिए बता देता हूं, एक कंसेप्ट होता है एक्स पार्टे ऑर्डर, कि आपको बुलाया ही नहीं है और एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर लिया, आपकी प्रेजेंस, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना एक ऑर्डर पास कर लिया, उसको कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। अगर लेंडर को, सिक्योर्ड क्रेडिटर को यह डर है कि यार कहीं मेरे अगेंस्ट कहीं पे भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना हो जाए, सेक्शन 17 का, सेक्शन 17 में हमने पढ़ाया क्या है, सेक्शन 13 के अंदर अगर लेंडर ने अपने बोरोवर का असेट अपने कंट्रोल में ले लिया, बोरोवर चला गया डीआरटी के पास और डीआरटी ने ऑर्डर किया असेट वापस लाके दो, कहीं ये ऑर्डर ना हो जाए इसके लिए लेंडर को डर रहता है, तो लेंडर क्या कर सकता है, कैविएट फाइल कर सकता है। कैविएट का मतलब क्या होता है, लेंडर चाहे तो कैविएट फाइल कर देगा टू द डीआरटी, रिस्पेक्टिव डीआरटी, कि हे डीआरटी, अगर कोई भी बोरोवर आपके पास आता है टू फाइल एन अपील अगेंस्ट माय ऑर्डर या फिर मेरे सेक्शन 13 ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप पहले मुझे एक समन दोगे, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, उसी के बाद कोई ऑर्डर पास करोगे, बस इतना सा। कहीं एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना हो जाए, उससे प्रोटेक्शन आता है बाय फाइलिंग अ कैविएट। देखते हैं क्या लिखा है यहां पे। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन जो फाइल कर रहा है एप्लीकेंट एक्सपेक्ट दैट एन अपील माइट बी फाइल्ड अगेंस्ट इट।
मुझे एपिलेंट को डर है कि मेरे अगेंस्ट कहीं पे अपील फाइल हो सकती है, तो स्टेप नंबर 2, आई फाइल द कैविएट टू रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, इन आर केस डीआरटी, मोस्ट लाइकली डीआरटी एक्सेट्रा, जिस भी अथॉरिटी का मुझे जाना है, अब मैं उसका कैविएट फाइल कर दूंगा। कैविएट फाइल करने का फायदा क्या है, स्टेप नंबर 3 देखना, और उसका एक कॉपी ऑफ कैविएट मैं अदर पार्टी को भी दूंगा जो मुझे मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, मुझे जिस चीज का डर है, तो मैंने अदर पार्टी को भी कैविएट दे दिया। अब रूल क्या है, ये अदर पार्टी अगर कभी भी रिस्पेक्टिव डीआरटी के पास जाके मेरे अगेंस्ट सूट या अपील फाइल करेगी, तो उस कोर्ट के लिए इट इज मैंडेटरी टू गिव मी अ नोटिस, मैंडेटरीली, उसके बाद ही मैं जाऊंगा, मुझे सुनेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। एक बार कैविएट फाइल कर दिया फिर एक्स पार्टे ऑर्डर नहीं हो सकता। दैट इज द एंटायर की। ठीक है, तो कैविएट देने के बाद में सिंपल वन लाइनर बताऊं तो इफ आई गिवन द कैविएट टू एनी अथॉरिटी, वो मुझको मैंडेटरीली एक नोटिस देंगे मेरे अगेंस्ट केस का, फ्री ऑर्डर पास करेंगे, एक्स पार्टे ऑर्डर पास नहीं होगा, मैं गया ही नहीं तो बात अलग है। तो कैविएट से आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। दिस इज सेक्शन नंबर 18 सी। इंटरेस्टिंग। सेक्शन 19 दूसरा सेक्शन, राइट ऑफ बोरोवर टू रिसीव कंपनसेशन, कि बोरोवर के पास में कंपनसेशन रिसीव करने का कोई राइट है क्या? हां, इफ इट इज हेल्ड that the possession of asset was obtained by secured creditor against law, secured creditor ने सेक्शन 13 को यूज करते हुए अगेंस्ट लॉ जाके आपके एसेट का पोजेशन ले लिया है, तो उस केस के अंदर बोरोवर के एसेट को वापस भी देंगे हम सेक्शन 17 के अंदर, और उसको कंपनसेशन भी दिलवाएंगे। इफ इट इज हेल्ड दैट पोजेशन ऑफ एसेट वाज ऑब्टेन्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर अगेंस्ट लॉ, बोरोवर हैज द राइट टू रिसीव द कंपनसेशन, बोरोवर के पास कंपनसेशन रिसीव करने का राइट है। दिस इज सेक्शन 19। बहुत ज्यादा आसान। यहां से सिक्योरिटाइजेशन शुरू होता है, बट रुकते हैं हम लोग। तो मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था, हम कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं दैट हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। सारफेसी, आरडीडीपीएफ एक्ट को एंड में छोड़ते हैं अभी हम। चैप्टर नंबर 8 का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सारफेसी। सारफेसी के दो पार्ट हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और दूसरा पार्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अभी हम इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर हैं, सेक्शन में 13 से लेकर 19 जो हमने अभी अभी देखा। जब भी आप इसको देखते हैं, आप सिर्फ इस इंडेक्स को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखो, हम यहां पर थे और यहां से हमने हमारे काम के रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े। सेक्शन में 13 एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये क्या कहता है कि अगर कभी भी मैंने कुछ लोन दिया है, वो डिफॉल्ट हो चुका है, उस लोन में डिफॉल्ट होने के बाद वो लोन एनपी की तरह डिक्लेयर हो चुका है, देन आई कैन गिव अ नोटिस ऑफ हाउ मेनी डेज, 60 डेज नोटिस। उसके बाद में अगर बोरोवर चाहे तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। आई हैव टू रिप्लाई टू ऑल द ऑब्जेक्शंस। सही बात है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर लिया, मैंने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई भी कर दिया, डन। लेकिन उन्होंने पे ही नहीं किया है, 60 डेज हो गए, देन आई कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 13। I can take over the possession of the asset, take control management of the borrower, I can appoint any person to take over the management, या फिर किसी और से मनी रिकवरी भी कर सकता हूं। दिस इज सेक्शन नंबर 13। ये पूरा प्रोसेस में जो भी पैसा लगा वो भी पैसा उनसे रिकवर कर सकता हूं। इस प्रोसेस के दौरान इफ दे मेड द पेमेंट देन आई विल गिव देम द एंटायर एसेट। ये सब डन है, वेरी गुड हियर, डन। और वर्कमैन ड्यूज के पैसे साइड में रखने पड़ेंगे अगर वाइंडिंग अप की नौबत आ जाती है। दिस इज सेक्शन 13। सेक्शन नंबर 14, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट। अगर कभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को लगता है कि मुझे जरूरत है, मदद चाहिए मुझे पुलिस की, कोर्ट की, टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बोरोवर और टू टेक ओवर द असेट, आई विल मेक एन एप्लीकेशन टू डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमएम। उनको एप्लीकेशन को उसके साथ मुझे एफिडेविट देना है, उस एफिडेविट में सब लिख के देना है कि भैया मैंने प्रॉपर उनको नोटिस दिया है, ऑब्जेक्शन आए थे तो मैंने रिप्लाई किया है, 60 डेज का नोटिस दिया, उन्होंने डिफॉल्ट किया, एनपीए डिक्लेयर हुआ था और मैं पूरा सारफेसी फॉलो करके ही आ रहा हूं। प्रॉपर एफिडेविट लिख के देना है। उसके बाद में अगर सबको सेटिस्फाइड है तो विद इन 30 डेज दे विल पास एन ऑर्डर एंड दे विल गिव मी नेसेसरी पावर्स। सेक्शन 14। सेक्शन 15 मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर मैनेजमेंट। दो इफेक्ट आते हैं। इफेक्ट नंबर 1, उनके सारे डायरेक्टर्स विकेट हो जाएंगे और नए डायरेक्टर्स जो मैं चाहूंगा वो अपॉइंट हो जाएंगे। इफेक्ट नंबर 2, अब शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन विल ऑल बी सब्जेक्ट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप्रूवल। उसके बाद में सेक्शन 16, नो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। हम जितने भी डायरेक्टर्स को निकाल रहे हैं उनको किसी प्रकार का लॉस ऑफ ऑफिस का कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है। सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ा कि अगर कभी भी बोरोवर को लगता है कि यार मेरे साथ तो गलत हो गया है, तो बोरोवर का पोजेशन जब उसके हाथ से गया उसके 45 डेज के अंदर द बोरोवर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी कि यार वो सेक्शन 13 के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिटर मेरा असेट लेके चला गया और मेरे को लगता है वो सही तरीके से नहीं लेके गया। डीआरटी हैज टू पास एन ऑर्डर एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल बट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज विद एक्सटेंशन विद इन 4 मंथ्स दे हैव टू पास एन ऑर्डर, और 4 मंथ्स में भी ऑर्डर पास नहीं होता है देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरएटी। अब यहां पे डीआरटी या डीआरएटी आपके फेवर में क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं? दे कैन ऑर्डर व्हाट? टू रिस्टोर बैक द पोजीशन दैट दे हैव टेकन ओवर, टू रिस्टोर बैक द मैनेजमेंट दैट दे हैव टेकन ओवर, दे कैन मेक एनीथिंग दैट दे हैव डन अंडर सेक्शन 13 इनवैलिड और एनी अदर एक्ट। तो रिस्टोर कर सकते हैं वापस आपके पास में असेट या मैनेजमेंट,
जो भी सेक्शन 13 में उन्होंने किया था उसको इनवैलिड कर सकते हैं, या कोई भी और मेजर चाहिए तो वो कर सकते हैं। देन अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर आप कभी भी डीआरटी के ऑर्डर से खुश नहीं है 30 डेज के अंदर आप डीआर80 में अपील फाइल कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है डीआर80 में अपील फाइल करते समय कितना अमाउंट का डिपॉजिट, 50%। डीआरटी चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकता है टू 25%। फिर आ गया वैलिडेशन ऑफ फीस, ठीक है। राइट टू लॉन्च अ कैविएट सी, हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कभी भी कोई एप्लीकेंट को लगता है कि मेरे अगेंस्ट कहीं पे अपील फाइल हो सकती है तो वो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाके कैविएट फाइल कर सकता है। इस कैविएट की कॉपी अदर पार्टी को भी देनी है जिनसे केस फाइल हो सकता है। अब अगर वो अदर पार्टी कभी भी केस फाइल करेगी इन दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी विद दैट पर्टिकुलर रेगुलेटर विद दैट पर्टिकुलर कोर्ट, इन दैट केस दे हैव टू फर्स्ट गिव मी अ नोटिस, ओनली देन दे कैन पास द ऑर्डर। एंड लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ बोरोवर टू रिसीव कंपनसेशन कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, अगर कभी भी बोरोवर ने सेक्शन 17 के एप्लीकेशन में प्रूव कर दिया कि लेंडर ने सेक्शन 13 में इलीगली विदाउट कंप्लाइंग लॉ पोजीशन लेके गया है तो बोरोवर को उसका कंपनसेशन मिलेगा। टिंग टिंग टिरिंग। नाउ व्हाट यू गाइस कैन डू, ऑप्शन 1 यू कैन कंटिन्यू दिस रिविजन, एंड मैं अब पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, ये पूरा का पूरा सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट सेक्शन नंबर 3 से 12 भी अब हम ये पढ़ने वाले हैं। आप चाह सकते हो ऑप्शन नंबर 1 कि आप मेरे साथ ये भी पढ़ लो, इसके साथ आपका सारफेसी सब्सटेंशियली खत्म हो जाता है, फिर आरडीडीबी इफेक्ट अलग से हो तो बहुत ही फुद्दू सा है। या तो ऑप्शन 1 है कि आप मेरे साथ रिवीजन के फ्लो में पूरा ये सेक्शन में 3 to 12 भी कंप्लीट कर लो। ऑप्शन 2 यहां पर एक पॉज कर लो और जो मेरे चार्ट्स हैं इन चार्ट से एक बार आप सेक्शन 13 to 19 को रीड कर लो अच्छे से डिटेल में, सो दैट वो परफेक्टली डन ही हो जाए। वो रीड करने के बाद आप आओ फिर वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू कर लो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट सेक्शन नंबर 3। चलिए यार तो शुरू करते हैं हमारा रिवीजन ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अच्छे से आ रहा, ये तो पूरा ट्रांजैक्शन है जो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स के अंदर अच्छे से बताया था। अब आते हैं हम लोग यहां पे सेक्शन नंबर 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी। अगर कोई भी एंटिटी एआरसी बनना चाहती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहती है, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनने के लिए क्या करेगी, सेक्शन नंबर 3 वेरी इजी सेक्शन। ये कहते हैं सबसे पहले द एंटिटी हैज टू बी एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या, उनके नेट ओन फंड्स हैव टू बी 300 करोड़। तो नेट ओन फंड्स हैज टू बी 2 करोड़ एंड आरबीआई कैन इंक्रीज द लिमिट, तो उसके तहत आरबीआई ने अभी इसको लिमिट को बढ़ा के कर दिया 300 करोड़। तो नेट ओन फंड्स हैव टू बी मिनिमम 300 करोड़। They should have not incurred losses for preceding 3 years. They need to have adequate arrangement for what? Realization of financial asset and pay returns and redeem qualified buyer. कि वो qualified buyer को redeem कर पाए और वो properly financial asset को बेच पाए, इसके लिए adequate infrastructure होना चाहिए, arrangement होना चाहिए. Then their directors should have adequate experience. Next, director must not be convicted for any offense involving moral turpitude. Next, the sponsor should be a fit and proper person. Next, ARC should comply with all the prudential norms of RBI. And last, AR should comply with all the conditions of RBI. These are the 8 conditions. ये 8 conditions comply करने के बाद ही आप बन सकते हैं asset reconstruction company. क्या 8 condition एक बार वापस, net owned funds have to be 300 CR. आपके पिछले 3 सालों में किसी प्रकार के लॉसेस नहीं होने चाहिए, आपके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होने चाहिए जिससे कि रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कर पाए एंड क्वालिफाइड बायर को प्रॉपर रिटर्न दे पाए। आपके पास डायरेक्टर्स के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके डायरेक्टर्स मस्ट नॉट हैव कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड आपको आरबीआई के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स और कंडीशंस को कंप्लाई करना है एंड स्पॉन्सर शुड बी फिट एंड प्रॉपर पर्सन। देखो याद रखना इजी है, ये दोनों एक सेट में क्या कि आपके एआरसी को आरबीआई की कंडीशन कंप्लाई करना है और आपके एआरसी को आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई करना है। ये तीनों एक जैसे साथ में। डायरेक्टर्स के पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्टर्स मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड स्पॉन्सर शुड बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। तो स्पॉन्सर डायरेक्टर की कंडीशन हो गई और ये 3 साथ में आ जाएंगे। नेट ओन फंड्स 300 करोड़, आपके पास पिछले 3 सालों से लॉसेस नहीं होने चाहिए और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि आप रियलाइज कर पाए फाइनेंशियल एसेट को और आप साथ ही साथ पे कर पाए क्वालिफाइड बायर को एक प्रॉपर रिटर्न। ये एलिजिबिलिटी। इफ यू आर एलिजिबल, ये 4 + 4 8 पॉइंट्स या फिर कैन से 3 + 3 + 2, इनको अगर आप सब जगह एलिजिबल है, इन दैट स्टेप 2 यू टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू आरबीआई। अगर आरबीआई आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहता है तो आरबीआई को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, उसके बाद रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टेप 3 के अंदर आरबीआई आपको एआरसी की तरह रजिस्टर कर देगा, ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन। While granting registration, RBI can keep certain conditions also. And this is section number 3. How ARC बन सकते हैं आप? How ARCs are registered, registration of ARC. यहां पे एक छोटी सी चीज ये भी है, ARC की तरह एक बार आप रजिस्टर हो गए, then if you want to change what? Your name, your registered office or your management.
इफ यू वांट टू डू एनी चेंज इन ईदर ऑफ दीज थिंग्स, आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, आप अपना मैनेजमेंट चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, इट कैन बी डन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इट कैन बी डन ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आप आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के साथ ही चेंज कर सकते हैं अपना नेम, रजिस्टर ऑफिस या फिर अपना मैनेजमेंट। दिस इज सेक्शन नंबर 3। नाइस सेक्शन। चलो सर, यहां पे लिखा है कि एडिक्वेट अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फॉर मेकिंग अरेंजमेंट प्रॉपर रिकवरी, ताकि प्रॉपर्ली पे कर पाए क्वालिफाइड बायर को। सर ये क्वालिफाइड बायर फाइनेंशियल एसेट क्या है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। आ जाते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कि आखिर होता क्या है, सिक्योरिटाइजेशन। चलिए गुंडे याद करते हैं। स्टेप 1, लेंडर, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग लीगली इस चैप्टर में ओरिजिनेटर बोलते हैं, उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई लोन दिया है बोरोवर को, जिसको हम ऑब्लाइजर कहते हैं, वो बोरोवर स्टेप 2 में डिफॉल्ट कर रहा है। तो हमने एक लोन दिया है एक एंटिटी को, उनसे हमने सिक्योरिटी तो रखी थी, 10 करोड़ का लोन दिया है, बदले में उनकी फैक्ट्री एज अ सिक्योरिटी ले रखी है। आफ्टर गिविंग 10 करोड़ का लोन, we've taken security, the factory as a security, and now they've defaulted. So option 1 with the bank is, bank can use section number 13 जो हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, and enforce the asset, 60 days का नोटिस देके पूरे प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कंट्रोल सब ले सकते हैं, ये कर ही सकते हैं। बट बैंक डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट सो मच टाइम इन रिकवरी, तो बैंक रैदर इस फाइनेंशियल एसेट को, ये जो लोन जो एनपीए डिक्लेयर हो चुका है, ऐसे लोन को सेल ऑफ कर देता है टू एन एंटिटी नोन एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो बैंक डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मच टाइम हियर, तो बैंक क्या कर लेता है, बेच देता है एआरसी को। सो एआरसी स्टेप 3 में अक्वायर करती है इस फाइनेंशियल एसेट को। फाइनेंशियल एसेट मतलब वो लोन जो डिफॉल्ट में आ चुका है। सर वो एसेट कैसे हुआ, अरे गधे जैसी बातें क्या कर रहे हो, बैंक के फाइनेंशियल स्टेट में, बैंक की बैलेंस शीट में जो भी लोन बैंक ने दिया है वो बैंक के लिए तो एसेट ही है ना। सही बात है, क्योंकि बैंक वहां से पैसा ना बाकी है। उस फाइनेंशियल एसेट को बैंक इज सेलिंग टू एआरसी, एआरसी उस फाइनेंशियल एसेट को कर लेता है अक्वायर। अब ये फाइनेंशियल एसेट को अक्वायर करने के लिए एआरसी विल आल्सो नीड मनी। मान लीजिए वो लोन 10 करोड़ का है, एआरसी उसके लिए 8 करोड़ दे रही है, और 8 करोड़ देके वो 10 करोड़ का लोन अक्वायर कर रही है, बिकॉज बैंक ऑल्सो थिंक्स अगर हम खुद भी रिकवरी करेंगे तो हमें शायद 8.5 या 9 करोड़ ही मिलेंगे, और इतना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स सेल दिस लोन टू एआरसी, वी विल गेट इमीडिएट मनी। बैंक गेट्स इमीडिएट मनी, नॉर्मली बैंक गेट्स इमीडिएट मनी, बट ये भी डिपेंड करता है उनके अरेंजमेंट के ऊपर। तो बैंक एआरसी को वो फाइनेंशियल एसेट बेच देगा। अब एआरसी के पास हो सकता है पैसे नहीं हो, तो एआरसी पैसे कैसे अरेंज करेगा, एआरसी उसके लिए इश्यू करता है सिक्योरिटीज। मार्केट में क्वालिफाइड बायर्स को एआरसी सिक्योरिटी इश्यू करता है। ध्यान रखना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है सेबी का, ये प्रॉपर सेपरेट कंसेप्ट है क्वालिफाइड बायर का। एआरसी उन क्वालिफाइड बायर्स को इश्यू करता है सिक्योरिटीज, ताकि उन क्वालिफाइड बायर से पैसा ले सके, और उन क्वालिफाइड बायर्स को सिक्योरिटी के रूप में वो जो फाइनेंशियल एसेट है वही एज ए सिक्योरिटी भी दे देता है। वही लोन में जो फैक्ट्री आई थी, वही फाइनेंशियल एसेट जो सिक्योरिटी के रूप में भी दे दिया हमने इन क्वालिफाइड बायर को। अब एआरसी का रोल क्या है, एनफोर्समेंट करना, ज्यादा मनी रिकवर करना। मान लो एआरसी ने यहां पे 9.5 करोड़ रिकवर कर लिए, तो उसने 8 करोड़ ही दिया था, 8 करोड़ इन क्वालिफाइड बायर से लिया था, तो उनको 8 करोड़ अलॉन्ग विद उनको 8.5 करोड़ दे दिए, 9 करोड़ दे दिए। अभी जो 9.5 करोड़ रिकवर हुए, 50 लाख रुपीस विल बी द प्रॉफिट ऑफ एआरसी। तो एआरसी का मेन काम क्या है, बैंक से बैड लोन्स को, बैंक से डिफॉल्टेड लोन्स को अक्वायर करना। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो सिक्योरिटी इशू करना क्वालिफाइड बायर्स को, उनसे पैसे लेना, उनको इंटरेस्ट वगैरह देंगे, उनको जो भी शेयर देंगे उनसे पैसे ले लिए, सिक्योरिटी एक्वायर कर ली। देन एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस एसेट से, इस लोन से मैक्सिमम रिकवरी करने की कोशिश करेगी। सिक्योरिटी जो क्वालिफाइड बायर से पैसा लिया है उनको रिपे करेगी और बचा हुआ उनका प्रॉफिट। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। काफी आसान। तो सेल ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट इज टर्म्ड एज सिक्योरिटाइजेशन, कन्वर्टिंग इनटू सिक्योरिटी। चलो आते हैं यहां पे हम लोग, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टेप 3 में। स्टेप नंबर 4, एक बार एआरसी को रजिस्ट्रेशन मिल गया तब क्या कभी भी एआरसी को रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है? द आंसर इज यस, कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां पर आता है कि अगर कभी भी स्टेप 1 एआरसी ने इनमें से कुछ भी कांड किया, स्टेप 1 में बहुत सारे कांड दे रखे हैं, इनमें से कुछ भी कांड अगर एआरसी ने किया है तो स्टेप 2 के अंदर आरबीआई उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भैया आप जवाब दे दो, और अपॉर्चुनिटी से आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं तो आरबीआई उनके रजिस्ट्रेशन को कर सकता है कैंसिल। बात खत्म। फिर अगर वो खुश नहीं है, दे कैन मेक एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज, दे कैन मेक एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। तो वेरी सिंपल सा फंडा, क्या एआरसी के पास रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, लेकिन अगर उसने इन में से कुछ भी कांड किया तब आरबीआई उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। इफ एआरसी इज नॉट सैटिस्फाइड दे कैन मेक एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। दिस इज इजी। इस पूरे सेक्शन में क्या याद रखना है
क्या क्या ये ग्राउंड है, किन किन सर्कमस्टेंसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। लेट्स सी। फर्स्ट, सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, एआरसी अब बिजनेस ही नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सीजेस टू होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर से पैसा ही नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। नेक्स्ट बहुत सारे पॉइंट, फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 3 में कि आरबीआई आपके ऊपर कुछ कंडीशन रख सकता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन देगा, उन कंडीशन को आपने कंप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। यू डू नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में रिक्वायरमेंट है जैसे कि आप नाम चेंज करो, रजिस्टर ऑफिस चेंज करो, मैनेजमेंट चेंज करो, आपको प्रायर अप्रूवल लेना है, इसमें से किसी भी चीज को आपने वायलेट किया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। यू फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, आपने बोला था कि हम सारे डायरेक्शन को, सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगे, आपने नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। यू फेल टू मेंटेन द अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, आरबीआई ने जो कहा है या फिर जो डायरेक्शन इशू किए उसके हिसाब से आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाए, रिजेक्शन। फेल टू गिव बुक्स फॉर इंस्पेक्शन, आप अपना बुक्स नहीं दे रहे हो इंस्पेक्शन के लिए, योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल। एंड फेल टू अपने प्रायर ऑफ आरबीआई एज रिक्वायर्ड सेक्शन 3, जैसे कि ऊपर ही पढ़ा था। तो हमने ऊपर पढ़ा है कोई और डायरेक्शन से भी कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन 3 की दूसरी रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई नहीं किया, जैसे कि आपके पास ऊपर पढ़ा है आपका नेट ओन फंड्स 300 करोड़ होना चाहिए, राइट, 300 करोड़ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंडीशन आपने कंप्लाई नहीं किया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है कैंसिल। तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि किन सर्कमस्टेंसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं कितना याद है आपको, अच्छे से देखो। यहां पे सेक्शन नंबर 3 में भी देयर आर अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट रफली 8 टू रिमेंबर, और यहां पर भी देयर आर अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट रफली 8 टू रिमेंबर। तो 8 कंडीशंस है जो कंप्लाई करके आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है और 8 सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अभी के अभी देखते हैं आपको कितने पॉइंट याद हैं, चलो देखते हैं। पहले 2 पॉइंट था, सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस और सीजेस टू होल्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्वालिफाइड बायर। देन फेल टू तो फेल टू कंप्लाई विद कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेल टू रिक्वायर विद रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 3, फेल टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, फेल टू कंप्लाई विद द दिस थिंग प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन अंडर सेक्शन 3, ये बेसिक पॉइंट आ गए। फिर आ गया अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाया, फिर बुक्स नहीं दिया हमने इंस्पेक्शन के लिए। इनमें से कोई भी ग्राउंड अगर टच हो गया तो आरबीआई कैन रिजेक्ट योर रजिस्ट्रेशन, कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। उसके पहले एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे और आप उनके रिजेक्शन से अगर खुश नहीं, यू कैन मेक एन अपील टू सेंटर विद इन 30 डेज। दिस इज सेक्शन नंबर 3 एंड 4, वंडरफुल। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 5, बहुत ईजी सेक्शन, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये जो हमने ऊपर पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ा था उसको अभी बताते हैं कि कभी भी अगर ओरिजिनेटर चाहे ऑब्लाइजर का जो लोन है, ओरिजिनेटर बैंक, ऑब्लाइजर बोरोवर, ओरिजिनेटर चाहे तो ऑब्लाइजर का जो लोन है वो एआरसी को बेच सकता है। एआरसी कैन अक्वायर दैट फाइनेंशियल एसेट, और बदले में एआरसी आपको या तो डेट देती है या एक अग्रीमेंट करती है, कंसिडरेशन कैसे देना है वो। तो कंसिडरेशन कैन बी पेड थ्रू अ डेट और एन अग्रीमेंट। कंसिडरेशन एआरसी देती है। पॉपुलरली एआरसी क्या करती है, क्वालिफाइड बायर से पैसा लेती है और आपको तुरंत कंसिडरेशन पे कर देगी। तभी तो बैंक्स विल बी मोटिवेटेड टू सेल ऑफ देयर एसेट, ताकि उनको पहला तुरंत पैसा मिलेगा। तो यहां पे सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, अगर कभी भी एआरसी इज एक्वायरिंग एनी फाइनेंशियल एसेट दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अब इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एक बार आपने फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर कर लिया, अब क्या, अब ये कह रहे हैं पहले बैंक के पास वो लोन था, बैंक को रिकवरी करनी थी, अब वो पूरा काम कौन करेगा, एआरसी। सो द इफेक्ट विल बी ARC will be treated as lender now. Now ARC will be treated as lender. Security will also vest with ARC. जो उसके पीछे बैकएंड पे फैक्ट्री है, जो सिक्योरिटी है, that also will vest with ARC. तो ARC will act as lender. The security will also vest with ARC. All contract, power of attorney, permissions, approval deemed to be in favor of ARC. जो पावर लेंडर के पास थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अब वो सारी पावर एआरसी के पास आ जाएगी। उसको एनफोर्स करना है, बेचना है, जो भी करना है। एंड लास्ट, एनी सूट अपील प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एसेट विल कंटिन्यू इन द नेम ऑफ एआरसी। जो भी केस फाइल कर रखे थे अभी तक बैंक्स ने, वो सब अब एआरसी कंटिन्यू करेगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी लेंडर के पावर थे वो एआरसी के पास आ चुके हैं, जो सिक्योरिटी थी वो भी एआरसी के पास आ चुकी है, हर कॉन्ट्रैक्ट में, परमिशन में, पीओए में जहां भी बैंक का नाम था वो एआरसी के पास आ चुका है, और जो भी केसेस भी कंटिन्यू होंगे अब तक जो बैंक कंटिन्यू करता वो सब एआरसी के नाम पे कंटिन्यू होंगे। दिस इज द एक्विजिशन ऑफ एसेट सेक्शन नंबर 5, वेरी इजी सेक्शन। स्टैंप ड्यूटी का एग्जम्पशन है और क्या इफेक्ट है, काफी आसान। वी हिट टू सेक्शन नंबर 5A, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन टू वन डीआरटी। अब ये बहुत इजी है। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी असेट्स हैं या असेट से रिलेटेड केसेस अलग अलग डीआरटी में फाइल्ड है, हो सकता है ना, सेम असेट मल्टीपल पार्टीज को भी एज ए सिक्योरिटी दिया जा सकता है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, तो हो सकता है अलग अलग डीआरटी में केसेस हो। तो यहां पे वी मेक द एप्लीकेशन टू डीआरटी और सारे डीआरटी से केस एक पर्टिकुलर डीआरटी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इफ द एप्लीकेशन ऑफ सूट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एसेट इज पेंडिंग बिफोर 2 or more डीआरटी,
अगर 2 या उससे ज्यादा डीआरटी में कभी भी केसेस पेंडिंग है, एआरसी में अप्लाई टू डीआरएटी टू ट्रांसफर ऑल द केसेस टू वन डीआरटी। हम डीआरएटी में अप्लाई कर सकते हैं कि हे डीआरएटी, इस फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड केसेस ये 1 2 3 4 डीआरटीज में चल रहा है, आप प्लीज ऑर्डर करके किसी एक डीआरटी के अंदर उसको ट्रांसफर करवा दो। ऑर्डर ऑफ डीआरटी शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द डीआरटीज। तो सारे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से केसेस किसी एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे और वहां पे वो केस कंटिन्यू होगा। तो अगर मल्टीपल डीआरटी में है तो यू कैन अप्लाई टू डीआरएटी। डीआरएटी विल ऑर्डर ऑल द डीआरटी टू ट्रांसफर इनटू वन डीआरटी। सेक्शन नंबर 5A, वेरी इजी। Then comes section number 6, another easy thing. Notice to obliger and discharge of such obligation. क्या कह रहा है ये? अगर कभी भी ARC ने अक्वायर कर दिया फाइनेंशियल एसेट, ARC ने ओरिजिनेटर से, बैंक से फाइनेंशियल एसेट को अक्वायर कर लिया है, तो ये ओरिजिनेटर की जिम्मेदारी बनती है 2 लोगों को बता देना। एक तो ऑब्लाइजर को बता देना कि आपका लोन अभी तक वो हमारे पास था, अब वो उस ARC के पास है, और दूसरा ROC को भी ये बात बता देना कि अब तक जो पूरा चार्ज हमारे नाम पे था वो ARC के नाम पे होगा। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ originator to give details about this transaction that ARC has acquired the financial asset to obliger and ROC। फिर एक छोटा सा नोट है, if notice is not given to obliger, obliger को अगर कोई नोटिस नहीं दिया हमने और obliger ने EMI वगैरह कुछ पैसा जमा करा दिया to the bank, to originator, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि चुपचाप उस पैसे को अपने पास to hold the money in trust and to give this money to ARC। तो अगर कभी भी obliger को नोटिस नहीं मिला और ऑब्लाइजर ने फ्यूचर पेमेंट ओरिजिनेटर को दे दिए, तो ओरिजिनेटर ये नहीं बोला रहा है मेरे को क्या लेन देना, आप जाओ ARC के पास। नहीं, पैसा आ रहा है भाई, और वो भी ऐसी जगह से पैसा आ रहा है जहां से शायद पैसा नहीं आता। भिखारी को भीख जितनी भी मिली ठीक, तुरंत पैसा ले लो उनसे, तो भैया यहां से वैसे ही पैसा नहीं आ रहा था, तुरंत ले लो, एंड देन यू होल्ड इट इन ट्रस्ट एंड देन यू गिव इट टू ARC। और बैंक्स और ARC को भी बिजनेस बहुत फ्रीक्वेंटली करना है, तो बैंक्स विल डू इट इन ट्रस्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7। बड़ा ही इजी सा फॉर्मेट है और हमें 12 तक ही तो जाना है, 13 से तो एनफोर्समेंट चालू हो जाता है, तो बने रहना अच्छे से। सेक्शन 7, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट और फंड बाय ARC। अब ये ट्रांजैक्शन कैसे तोड़ रहे हैं? पिछले 2 सेक्शंस थे कि कैसे ARC अक्वायर कर रही है फाइनेंशियल एसेट, तो ये फाइनेंशियल एसेट के ऊपर किसी प्रकार का स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। ये जब अक्वायर कर रहे हैं तो जहां जहां लेंडर का नाम था वहां पे मेरा नाम आ जाएगा। फिर हमने पढ़ लिया कि जो ओरिजिनेटर है वो नोटिस देगा, ये सब पढ़ लिया। अब आगे का ट्रांजैक्शन है कि जो ARC है वो सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहता है ना, टू रेज मनी, उसकी बात है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स और फंड बाय ARC। अभी क्या कहता है? ARC ने जैसे ही अक्वायर किया फाइनेंशियल एसेट, ARC कैन इश्यू सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्वालिफाइड बायर। क्वालिफाइड बायर्स को हम सिक्योरिटी रिसीट इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यह समझना अच्छे से, ARC मे फॉर्मुलेट मल्टीपल स्कीम, ARC चाहे तो मल्टीपल स्कीम्स ही फॉर्मुलेट कर सकती है। ARC मे क्रिएट अ ट्रस्ट फॉर दिस पर्पस। तो 2 चीजें हैं कि ARC चाहे तो मल्टीपल स्कीम फॉर्मुलेट कर सकती है और ARC चाहे तो इसके लिए एक ट्रस्ट भी सेटअप कर सकती है। अब ये क्वालिफाइड बायर से हमने पैसा लिया है, उनको सिक्योरिटी इश्यू की, सिक्योरिटी रिसीट इश्यू की, मनी रेज किया, और इस पैसे से हम लोगों ने अक्वायर कर लिया फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अब इफ देयर इज एनी इश्यू इन रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन में कहीं पे भी दूर दूर से कोई इश्यू आ जाता है, इफ देयर इज एनी इश्यू इन रिडम्पशन, क्वालिफाइड बायर विथ 75% मेजॉरिटी कैन टेक एनी डिसीजन विच इज एप्लीकेबल ऑन ARC। सुनना, ARC ने इन क्वालिफाइड बायर से ही पैसा लिया है और लोन को अक्वायर किया है। अगर किसी भी प्रकार से हम उनको टाइम पे रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, तो 75% ऑफ क्वालिफाइड बायर कैन टेक द डिसीजन कि आगे क्या करना है। हमें ARC को और टाइम देना है रिकवरी के लिए, या फिर उस फैक्ट्री को अभी बेच के जितना पैसा आता है हम लोग ले लेंगे। तो प्रैक्टिकली ARC अपने क्वालिफाइड बायर के पैसे से ही तो ये बिजनेस कर रहा है, और अगर उनको टाइम पे रिडम्पशन नहीं मिल पाया तो दे कैन टेक द डिसीजन, जो डिसीजन मेकिंग अभी तक ARC के पास थी। एंड दिस इज द वंडरफुल सेक्शन, सेक्शन नंबर 7। ये इतनी सी बात करता है कि एक बार फाइनेंशियल एसेट अक्वायर हो चुका है ARC के पास, ARC इश्यू करता है सिक्योरिटीज और मनी रेस करता है फ्रॉम क्वालिफाइड बायर। अगर वो टाइम पे रिडम्पशन करता है तो बेस्ट है, अगर टाइम पे रिडम्पशन नहीं कर पाए तो 75% क्वालिफाइड बायर मिलकर डिसीजन ले सकते हैं कि आगे क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है या इमीडिएटली हमको असेट बेचना है, फैक्ट्री बेचनी है। तो डिसीजन कैन बी टेकन बाय क्वालिफाइड बायर। दिस इज सेक्शन नंबर 7, वेरी इजी। सेक्शन नंबर 8 इज अनदर इजी पॉइंट, एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। ये जो भी सिक्योरिटी रिसीट हम इश्यू कर रहे हैं टू क्वालिफाइड बायर, इस सिक्योरिटी रिसीट का कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना तो इश्यू पे ना ट्रांसफर पे। So you don't have to pay any registration fees. No registration is required on issue of security receipt by ARC to qualified buyer or on even transfer among each other by qualified buyers. तो जब एक ARC qualified buyer को security receipt issue करता है, उस पे भी कोई registration की requirement नहीं है, और qualified buyer जब उसको आपस में ट्रांसफर करते हैं उस पे भी कोई registration की requirement नहीं है। This is section number
8। वेरी इजी सेक्शन। आपको चार्ट्स इतने सिंप्लीफाई किए कि आपको बिल्कुल एफर्टलेसली ये सब चीजें याद हो जाएंगी। सेक्शन नंबर 9, वेरी इजी टॉपिक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेजर्स फॉर असेट रिकंस्ट्रक्शन। कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है? हम लोगों ने भी कुछ ऐसे पढ़ा था एक सीक्वेंस में कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कि अगर मैं एआरसी हूं और मुझे मनी रिकवरी करना है उस लोन का, तो कैसे कर सकता हूं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। पहला ऐसे समझ लो, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ो, बट हाँ आप क्या कर लोगे, आप एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करने की कोशिश करोगे भैया सेक्शन नंबर 13 के अंदर जाके। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज कि भैया यार सुनो ना 10 करोड़ है ना, आप 9 करोड़ 25 लाख दे दो, सेटलमेंट करने की कोशिश करो। टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड असेट, वही अगर एनफोर्समेंट पे गए तो हम उनके असेट का पोजेशन लेकर आ जाएंगे। उसके बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेट इनटू इक्विटी, अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं और बाद में सही टाइम पे इक्विटी शेयर्स को बेच दें, ये भी एक ऑप्शन है। दीज आर ऑल दी ऑप्शंस। ARC will do what they fit right as per the circumstances, but ये सब ऑप्शन है। और क्या कर सकते हैं, we can take over the management of business of the borrower, then we can even sell or lease whole or part of the asset। हमने एसेट का एक बार कंट्रोल ले लिया, फिर उसको होलली बेच दो, पार्टली बेच दो, लीज पे दे दो, ये ऑप्शन है। एंड वी कैन इवन रीस्केड्यूल द डेट पेमेंट। डेट पेमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, रीस्केड्यूल कर दिया कि आपको 6 महीने का समय दे रहे, 6 महीने के बाद आप 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो हमको। तो ये सब मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। आपको इसको याद करने का एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। आप सोचो कि अगर आप एआरसी होते तो आप किस सीक्वेंस में जाते, आपका पहला प्रेफरेंस क्या होता, किस तरह से काम हो जाए। तो अगर एआरसी है, आपका पहला प्रेफरेंस है यार पहले सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, ये मेरा पहला प्रेफरेंस है कि सेटलमेंट होता है तो बेस्ट है। सेटलमेंट नहीं होता, थोड़ा सा रीस्केड्यूलिंग ऑफ डेट मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, थोड़ा सा उनको टाइम एक्स्ट्रा देके कर लेते हैं। अगर इन दोनों में से किसी की बात ही नहीं सुन रहे वो, तब हम जाएंगे सेक्शन 13 में एनफोर्समेंट के लिए। एक बार एनफोर्समेंट कर लिया, उसके बाद में स्टेप 4 में मैं उनका पोजीशन ले लूंगा, स्टेप 5 में मैं उसको बेचने की कोशिश करूंगा, या फिर उनका अगर पूरा बिजनेस ही ले रहे हो तो बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। एंड इफ नथिंग इज वर्किंग तो ठीक है, उस कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लूंगा। तो यू कैन डिसाइड योर सीक्वेंस, उससे आपको बहुत स्मार्टली याद हो जाएंगे। तो अकेले बैठ के इस टॉपिक को देखना, अगर आप एआरसी होते तो आप क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। और एग्जाम में कोई सीक्वेंस नहीं लिखना है, बट उस मेथड से बहुत स्मार्टली आपको याद हो जाएगा। रेगुलर लेक्चर्स में भी हमने वैसे ही किया था, तो आपको याद बहुत अच्छे से हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। चलो, तो यही बात है, दीज आर मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम के क्वेश्चन में अगर मेजर्ड वर्ड दिख जाए तो यही आंसर है, व्हाट आर द मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, दीज आर द मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। चल, फिर आता सेक्शन नंबर 10, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ एआरसी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि भैया एआरसी के दूसरे फंक्शंस क्या है। 3 वर्ड याद रखना है, एजेंट मैनेजर रिसीवर, एजेंट मैनेजर रिसीवर, एजेंट मैनेजर रिसीवर। एआरसी एक्ट्स एज एजेंट फॉर द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरी। एआरसी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक एजेंट की तरह काम कर रहा है रिकवरी के लिए। दूसरा, एआरसी एक्ट्स एज अ मैनेजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना सेक्शन 13 वो भी डिफिकल्ट काम है, वो एआरसी कर लेता है। एंड इट एक्ट्स एज अ रिसीवर आल्सो। एकदम सिंपल, एआरसी एक्ट करता है 3 पोजीशन में, एज एन एजेंट फॉर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज एन मैनेजर फॉर एनफोर्समेंट, एंड लास्ट इज एज अ रिसीवर, के पूरा पैसा रिकवर करने में भी। तो एआरसी काम करता है 3 फंक्शन में, एएमआर एज एन एजेंट, एज अ मैनेजर एंड एज अ रिसीवर। बहुत ही बढ़िया। तो ये सेक्शन 10। उसके बाद में एआरसी कैन नॉट डू एनी अदर बिजनेस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल के बिना एआरसी कोई भी और बिजनेस कर नहीं सकता है। सेक्शन नंबर 11, अब बहुत इजी है चीज, वी आर नियर कंप्लीशन, पर रुकना भी जाना मत। अभी हमें सारफेसी के बेयर एक्ट के जो वो इंडेक्स होगा उससे फटाफट से देखना है कि हमें कितना याद है, बड़ा मजा आएगा। सेक्शन 11, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। एआरसी और क्वालिफाइड बायर या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सुनना अच्छे से, एआरसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड बायर, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, समझना इसमें हम कंज्यूमर, कस्टमर, बोरोवर को नहीं ला रहे हैं। एआरसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड बायर, ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गया, सेक्शन 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ प्रिज्यूम्ड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आपके बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी अगर इन तीनों के बीच में, चारों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, फर्स्ट दे हैव टू अंडरगो आर्बिट्रेशन एंड ओनली देन दे कैन गो फॉर डीआरटी के अंदर। तो अगर कभी भी डिस्प्यूट इज बिटवीन कितने, एआरसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड बायर, इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उन्हें पहले आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन करना कंपलसरी है, इवन इफ देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इवन इफ देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है आर्बिट्रेशन का और डिस्प्यूट हो गया, तो भी सेक्शन नंबर 11 कहता है कि इनके बीच का डिस्प्यूट है तो उसमें आर्बिट्रेशन इज मैंडेटरी। पहले वो लोग आर्बिट्रेशन करेंगे और फिर डीआरटी के पास जाएंगे। द पर्पस इज डीआरटी कैन फोकस ऑन बोरोवर के डिस्प्यूट्स। तो आपके जो लेंडर आपस में बड़े बड़े लोगों के डिस्प्यूट्स है, आप आपस में निपट लो, आर्बिट्रेशन से कर लो। पर हां, आर्बिट्रेशन से अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो टू डीआरटी। सेक्शन 11 बहुत अच्छा, ध्यान रखना। Even if there is no written agreement, there is no arbitration clause, still if there is a dispute between ARC, financial institution, bank and qualified buyer, they have to compulsorily undergo arbitration conciliation. Very nice. Section 12 अब बहुत easy है, कुछ भी नहीं है। Power of RBI to determine policy and issue direction. RBI के पास ये power है 12 कहता है कि in public interest में to regulate financial system of country to its advantage, हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए रेगुलेट करने के लिए, और या फिर टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एआरसी बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और एआरसी। ये तीनों में से कोई भी चीज है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, या हमें लगता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने एडवांटेज पे काम करने के लिए, या फिर एआरसी का बिजनेस प्रीजुडिशियल डिसएडवांटेजेस तरीके से चल रहा है टू द इन्वेस्टर और एआरसी, इन सर्कमस्टेंसेस में आरबीआई कैन डिटरमिन पॉलिसी और गिव एनी डायरेक्शन। आरबीआई कोई भी पॉलिसी बना सकता है या कोई भी डायरेक्शन दे सकता है रिलेटिंग टू, ये एग्जांपल है इनकम रिकॉग्निशन का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, प्रोविजन फॉर बेड डेट या कैपिटल एडिक्वेसी, इन सब में से किसी भी चीज का कोई भी डायरेक्शन या पॉलिसी आरबीआई बना सकते हैं। ये तीन चीज याद रखो कि कब आप पॉलिसी या डायरेक्शन दे सकते हो, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना एट इट्स एडवांटेज, या फिर एआरसी का बिजनेस चल रहा है प्रीजुडिशियल टू इट्स ओन इंटरेस्ट, एआरसी का इंटरेस्ट और इन्वेस्टर, तो हम डायरेक्शन या फिर कोई भी पॉलिसी डिसीजन दे सकते हैं। 12(2) आरबीआई में गिव द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब आरबीआई किस प्रकार के डायरेक्शन दे सकता है? टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू बी एक्वायर्ड, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, वैल्यूएशन, द एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट व्हिच मे बी एक्वायर्ड एंड द फीस दैट कैन बी चार्ज्ड बाय एआरसी। बहुत दूसरी चीज है 12(2). फिर आता है 12(a), 12(b) एंड खत्म, फिर आरडीडीबी इफेक्ट आ जाएगा। आप छोड़ दो, अभी इतना लोड मत देना कि वो कौन पड़ेगा इतना सारा इतने कम समय में। आप पहले बस सारफेसी मेरे साथ कंप्लीट कर लो। अरे सारफेसी भी होगा तो आपको आनंद आ जाएगा। फोकस किया वेरी केयरफुली। 12(a) पावर ऑफ आरबीआई टू कॉल फॉर स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन। अगर आरबीआई को कभी भी लगता है तो आरबीआई एआरसी को डायरेक्ट कर सकता है कि हे आरसी ये इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट पब्लिश करो, तो एआरसी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पब्लिश करेगी। बहुत आसान। पावर ऑफ आरबीआई टू कैरी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। कभी भी आरबीआई को लगता है क्या कि बिजनेस ऑफ एआरसी इज बीइंग कंडक्टेड डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन दैट केस एआरसी कह सकता है टू रिमूव चेयरमैन, any director, to appoint additional director or to appoint any officer of RBI and ARC to monitor। ये कर सकते हैं आरबीआई। बट इसके अंदर समझना अच्छे से, अगर कभी भी आरबीआई को ऐसा लगता है तो आरबीआई कैन ऑर्डर ऑडिट और इंस्पेक्शन। क्या आरबीआई कभी भी लगता है कि बिजनेस जो चल रहा है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और पब्लिक इंटरेस्ट, तो आरबीआई क्या कर सकते हैं? आरबीआई ऑडिट इंस्पेक्शन को ऑर्डर कर देगा। एआरसी की जिम्मेदारी है कि एआरसी विल गिव ऑल द असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। जितने भी एआरसी है, एआरसी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, वो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी उनकी कस्टडी में, वो सब टाइम टू टाइम आरबीआई को देंगे। और ये सब देखने के बाद अगर आरबीआई को लगता है तो आरबीआई उनके चेयरमैन को, डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, किसी नए व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट कर सकता है। दिस इज सेक्शन में 12(a), 12(b). 12(a), 12(b) बहुत ईजी है। कभी भी आरबीआई को लगा तो वो उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आरबीआई को लगता है इनका तो बिजनेस गलत तरीके से चल रहा है, तो आरबीआई ऑर्डर कर सकता है ऑडिट इंस्पेक्शन, और आरबीआई चाहे तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को उड़ा के नए डायरेक्टर, चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकता है। दिस इज टू इजी, खत्म हो गया। आपने क्या करना है एज ए स्टूडेंट? आप रुको, आपको जो भी करना है 2 मिनट बाद ही करना है। पहले तो आप यहां रहो। यस, अभी हमने ये पढ़ा है 3 to 12(b). फटाफट से इसको देखते हैं। उसके बाद वापस आपके पास 2 ऑप्शन होंगे गुंडे। आप चाहो तो मेरे साथ ही आगे बढ़ के आरडीडीबीएफ एक्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको लगता है तो होल्ड ऑन, आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से ये जो हैंड रिटन नोट्स है इनसे फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। तो पहले आपने पूरा सारफेसी को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, नोट्स में भी सब कुछ समझ में आ गया, एंड देन यू कैन गो अहेड विद आरडीडीबीएफ एक्ट। यू विल बी एबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन यूजिंग दिस। पता ही नहीं चलेगा। पूरा फोकस स्क्रीन। क्या पढ़ा हमने? सेक्शन नंबर 3 ऑफ सारफेसी एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी। हमने पढ़ा कि अगर ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है तो आप अप्लाई करते हो आरबीआई के पास, और आरबीआई आपको रजिस्ट्रेशन दे सकता है। अगर कैंसिल करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उनको देना होगा। बहुत ही सिंपल है। 8 कंडीशन में क्या थी? कोई 2-3 कंडीशन बोल दो। नेटवर्क एसेट कितना? 300 CR। कितने सालों से लॉसेस नहीं होनी चाहिए? 3 इयर्स थे। डायरेक्टर्स के पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्टर्स ने मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस नहीं करना चाहिए। स्पॉन्सर होना चाहिए प्रॉपर मस्त एकदम 6 पैक वाला, याद रहा है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। आरबीआई ने सारी कंडीशन, सारे डायरेक्शन को भी फुलफिल करना चाहिए। सब कंडीशन आप कंप्लाई करते हो तब जाके आप एज एन एआरसी रजिस्टर हो सकते हो। सेकंड, सेक्शन में 4,
कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, आपका कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वही 8 पॉइंट। अगर इफ यू आर सीज टू कैरी योर बिजनेस, सीज टू होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट, यू फेल टू गिव योर बुक्स फॉर इंस्पेक्शन, यू फेल टू कंप्लाई विद आरबीआई का डायरेक्शन, आरबीआई का कंडीशन, सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट, अगर आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाए तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आरबीआई आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। सेक्शन नंबर 5, अब एक्विजिशन ऑफ राइट और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। एआरसी अगर कभी भी असेट को, फाइनेंशियल असेट को किससे, ओरिजिनेटर से अक्वायर करती है तो उस पर किसी प्रकार का स्टैंप ड्यूटी लगेगा नहीं। और उसके बाद में उसका इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया था कि जहां जहां भी अभी तक लेंडर के पास पावर थी, लेंडर का नाम था, लेंडर ने केस फाइल करते, लेंडर के पास पीओए था, अब वो सब एआरसी के पास आ जाएगा। उसके बाद में आ गया ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन टू एनी वन डीआरटी इन सर्टेन केसेस 5A, इफ मल्टीपल डीआरटी में सेम असेट से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं तो द ओरिजिनेटर, सॉरी द एआरसी can make an application to DRAT that hey DRAT please order any one DRT to continue the case regarding the asset। तो उस केस में DRAT will file the order, will pass the order and सारे DRT उसको comply करेंगे। सेक्शन नंबर 6, नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। जो ओरिजिनेटर है, लेंडर है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने अगर एआरसी को फाइनेंशियल एसेट बेच दिया है तो उसको उस चीज का एक नोटिस देना होगा टू ऑब्लाइजर एज वेल एज टू आरओसी। इसके बावजूद अगर ऑब्लाइजर ने, अगर कभी हमने नोटिस ही नहीं दिया या नोटिस दिया फिर भी ऑब्लाइजर ने कोई भी पैसा लाके दे दिया ओरिजिनेटर को, जबकि आइडियली ऑब्लाइजर को पैसा किसको देना चाहिए, एआरसी को, पर अगर उसने ओरिजिनेटर को दे दिया है तो ओरिजिनेटर की जिम्मेदारी है कि वो मनी को होल्ड करेगा इन ट्रस्ट एंड गिव इट टू एआरसी। बहुत सिंपल। उसके बाद में आ गया इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग सिक्योरिटी रिसीट ऑफ फंड बाय एआरसी। एआरसी फंड रेज करने के लिए सिक्योरिटी रिसीट इश्यू कर सकता है टू हमारा जो क्वालिफाइड बायर है, क्वालिफाइड बायर या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको आप रेस कर सकते हो मनी इनसे। फिर ध्यान रखना है एआरसी चाहे तो क्या कर सकता है, मल्टीपल स्कीम्स फ्लोट कर सकता है, एआरसी चाहे तो एक ट्रस्ट बना सकता है, ये सब ऑप्शन है। साथ ही साथ जो हमारा सिक्योरिटी होल्डर है, अगर उनका टाइमली रिडम्पशन नहीं हुआ तो 75% ऑफ सिक्योरिटी होल्डर क्वालिफाइड बायर मिलकर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है। इफ दे वांट दे कैन इवन एनफोर्स दैट असेट जो अक्वायर किया था। फिर सेक्शन नंबर 8, एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। हमें बताइए कि सिक्योरिटी रिसीट जब एआरसी ने क्वालिफाइड बायर को इश्यू किया या इवन जब क्वालिफाइड बायर उसको ट्रांसफर करेंगे, इस समय पर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 9, मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। याद करो क्या मेजर्स थे, मेजर्स थे जैसे कि मैं क्या कर सकता हूं, रीस्केड्यूल कर सकता हूं डेट को, मैं उनका थोड़ा सा एक सेटलमेंट कर सकता हूं, मैं एनफोर्समेंट कर सकता हूं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने कंट्रोल में ला सकता हूं। आई कैन सेल और लीज पार्टली और होल ऑफ द एसेट, आई कैन टेक ओवर द कंट्रोल, आई कैन कन्वर्ट माई डेट इनटू इक्विटी। याद आ रहा है, ये सब मेजर्स है मेरे पास। सेक्शन नंबर 10, अदर फंक्शंस ऑफ एआरसी के 3 फंक्शन। एआरसी एक्ट्स एज एजेंट, एआरसी एक्ट्स एज अ मैनेजर एंड एआरसी एक्ट्स एज, एक और था, एम से नाम था ना, एम से मैनेजर, ए से ये हो गया सी, एजेंट, मैनेजर और एक और व्यक्ति था ARM, तो आर से होना चाहिए ना, रुक जाओ देख लेते हैं। अदर फंक्शन सेक्शन नंबर 10, यस, रिसीवर। एआरसी कैन एक्ट, एआरसी एक्ट्स एज एजेंट, अदर फंक्शन में क्या हो गया, एजेंट की तरह काम करता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। उसके अंदर में पढ़ लिया मैनेजर की तरह काम करता है फॉर एनफोर्समेंट, एंड लास्ट हो गया एक्ट्स एज रिसीवर ऑल्सो। सेक्शन नंबर 10। फिर आगे बढ़ते हैं 11, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर किनके बीच में था, ये वो डिस्प्यूट का पॉइंट है, सेक्शन में 11 कहता है ऑफ सरफेसी, अगर कभी भी एआरसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्वालिफाइड बायर, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, इट हैज टू बी फर्स्ट सॉल्व्ड, रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इवन इफ देयर इज नो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। 11। फिर 12 पे आ गए कि आरबीआई कैज पावर टू डिटरमिन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शन। अगर कभी भी कुछ ऐसा हो रहा है विच इज detrimental to the way you are managing the affairs, it is detrimental to the interest of investor, ARC, या फिर हमें लग रहा है फाइनेंशियल सिस्टम को पूरा कंट्रोल में लाना है, इन सब सर्कमस्टांसेस में ARC अगर चाहे तो ARC ऑर्डर पास कर सकता है। किन चीजों का, ARC या तो डायरेक्शन या फिर पॉलिसी का ऑर्डर पास कर सकता है। फिर उन्होंने एग्जांपल भी दिए थे किस प्रकार के ऑर्डर आ सकते हैं। फिर पावर ऑफ आरबीआई 12A टू कॉल फॉर स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। आरबीआई अगर कभी भी चाहता है तो आपसे इन्फॉर्मेशन या स्टेटमेंट मांग सकता है, आपकी जिम्मेदारी इन्फॉर्मेशन दो। और लास्ट पॉइंट, आरबीआई ऑडिट एंड इंस्पेक्शन कर सकता है। आरबीआई को कभी भी लगता है तो आरबीआई आपका ऑडिट इंस्पेक्शन कर सकता है। आप एआरसी और आपके सारे ऑफिसर, डायरेक्टर सब कोऑपरेट करेंगे, सारे बुक्स वगैरह जमा करवाएंगे। ये तभी ऑर्डर करता है आरबीआई जब आरबीआई को लगता है द बिजनेस ऑफ एआरसी इज बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और पब्लिक इंटरेस्ट। फिर वहां पे एआरसी अगर चाहे तो आपके डायरेक्टर को, चेयरपर्सन को, उन सबको रिमूव करके
एडिशनल डायरेक्टर्स या नए लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है। यू सी इट इज सो इजी। हमने क्या रिविजन का रिविजन, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो 3 से लेकर 19 तक यू नो एवरीथिंग नाइसली, और वो इतने कंसाइज चार्ट है। मेन प्रॉब्लम क्या है सारफेसी चैप्टर्स का, देखो समझ में आने के लिए तो यू आर ऐसा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट रिवीजन के समय पे सीआरवीआई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें 40 मार्क्स का आईबीसी, उसमें भी चैप्टर 2 सीआरवी और इतना सब कुछ कंटेंट है पढ़ने के लिए, उसका एक छोटा सा टॉपिक सारफेसी, जिसमें डर रहता है कि एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, तो आपके कभी कभी दिल में आ सकता है कि उसको छोड़ दें। तो यदि कभी भी दिमाग में थॉट आता है तो कुछ नहीं छोड़ना है। ये जो मैंने रिवीजन बोला, अगर ये भी आपने अच्छे से देख लिया, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। रिवीजन अच्छे से देखना है, उसके बाद में जो साथ में समरी नोट्स उनको अच्छे से बार बार लगातार देखो। रेगुलर बैच के बच्चों ने तो सब कुछ पेन डाउन भी कर रखा है, सब सेट है, पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पेन डाउन नहीं कर रखा है, मेक श्योर यू पेन इट डाउन। समय बहुत कम है, देन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड दीज माय हैंड रिटन नोट्स एंड देयर आफ्टर यू कैन डायरेक्टली रिवाइज फ्रॉम दीज आल्सो। चलो, आपके हैंड रिटन होता तो बेटर रहता है, कभी कभी मैंने कुछ एब्रिविएशन यूज कर लिया है, तो आपका हैंड रिटन रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलो यार, और यहां पे सब कुछ हो जाता है खत्म, बट रुको 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 रुको, शो से भागने के पहले गिव मी अ मिनट, फिर भाग के जाना। ए रुक जाना, कोई जाएगा नहीं अभी। आईडीटी डीएफ एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग से पढ़ाऊंगा, अभी कुछ और भी बता रहा हूं, वो अलग से मतलब इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट अभी पहले कुछ और बात करना है। बने रहो बने रहो बने रहो, मैंने कहा ना बने रहो। इतना एक तो भाग के जाने की जल्दबाजी क्यों है? जब भी पढ़ोगे ये केस याद रखना है, इन मारदिया केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको बहुत अच्छे से रखना है केस लॉ, ये सारफेसी के इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है, मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा था कि सारफेसी की जरूरत ही क्या है, इतना ड्रैकोनियन सा, इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाने की क्या जरूरत थी? तो यहां पे इट वाज हेल्ड कि इट वाज अ नीड ऑफ द टाइम। और इसमें कहा था कि इसमें लेंडर की लायबिलिटी की तो कुछ बात ही नहीं की गई है, और अपील करने के लिए भी पहले 75% की बात थी, 75% पैसा जमा कराना लगता है। तो इस केस के अंदर इट वाज हेल्ड दैट, देखो इतना ड्रैकोनियन लॉ लाने की जरूरत इसलिए थी, इतना ड्रास्टिक लॉ लाने की जरूरत इसलिए थी, बिकॉज अदरवाइज लेंडर कोर्ट में जाता था और कोर्ट में केसेस सालों साल चलते रहते थे। तो उसको रोकने के लिए इतना ड्रैकोनियन लॉ लाया, ये सही है। दूसरा पॉइंट, लेंडर की लायबिलिटी की बात नहीं करते, तो भैया ये पूरा लॉ बनाया ही हमने लेंडर के लिए है, तो यहां पर बोरोवर की लायबिलिटी की बात की जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट के अपील फाइल करने के लिए 75% में अमाउंट जमा कराना है। उनका नहीं, पैसा तो जमा कराना पड़ेगा, बट 75% को रिड्यूस करके लॉ में भी कितना है 50%। अगर आपको डीआरटी में अपील फाइल करना 50% जमा कराना है, और वो भी डीआरटी रिड्यूस करके 25% कर सकती है, दैट इज द करंट प्रोविजन। तो ये अच्छा केस है मारदिया केमिकल्स, इसमें पूरे सारफेसी को चैलेंज किया था, एंड इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि सारफेसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड इट इज देयर टू स्टे। इसके बाद मैं सीधा आपको लिए चलता हूं, ये सब छोड़ छाड़ के, कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी हैं, बट ठीक है, वो सब आपने पढ़ी है। यस, सेंट्रल रजिस्ट्रार के प्रोविजंस को लेके बहुत इजी है, अच्छे समझना। सेंट्रल रजिस्ट्री, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ प्लेस, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन में 20 कहता है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, कुछ इस तरह मिनिस्क्यूल से पॉइंट्स है, वो भी पता होने चाहिए आप सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि सेंट्रल रजिस्ट्री शुड बी स्टैब्लिश्ड। ग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री, 20A कहता है जो करंट सिस्टम है, जैसे कि एमसी आरओसी है अभी, वैसे जो भी सिस्टम होंगे उन सबको इंटीग्रेट करना है सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ। तो जो भी एमसीए के सिस्टम से या जो भी आरओसी के डेटा है उन सबको सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ में इंटीग्रेट करना है। सेंट्रल रजिस्ट्री मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का एरिया, एक ऐसा मास्टर डेटा जहां पे सारे कंपनीज का प्रॉपर लोन से रिलेटेड डिटेल्स होगा। तो इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग डेटाबेस सिस्टम। 20B, डेलीगेशन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी पावर किसको दे दी है? आरबीआई को, टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्ट्री। 21, सेंट्रल रजिस्ट्रार, registrar refers to the person appointed who will maintain this register. So central government by notification will appoint a person for maintenance of central registry, that will be termed as central registrar. Very easy. Section 22 deals with register of securitization, reconstruction, security interest transaction. तो जो भी securitization के transaction होंगे, asset reconstruction होगा, security interest enforcement हो रहा है, ये सब इस central registry में लिखा जाएगा। सेम चीज वापस, all the filing will be done electronically. जितनी भी फाइलिंग होगी आपकी, ये सब फीस के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी यहां पर सेंट्रल रजिस्ट्री में। 24, कोई भी मॉडिफिकेशन भी होता है, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करा दिया, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन, आपका सिक्योरिटाइजेशन या एनफोर्समेंट, 3 चीजें हैं। सारफेसी
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो तीन ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एनफोर्समेंट। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको सेंट्रल रजिस्ट्री में लिखवाना है, और उसको आपने पेन डाउन करवा दिया अपने ट्रांजैक्शन को, फिर उसमें कुछ भी चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो भी आपको इन्फॉर्म करना है। एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर कभी भी आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेटिस्फाई भी हो चुका है तो भी आपको यहां पर आके वो भी रिपोर्ट करना है। टिंग टिंग टिडिंग, बहुत ज्यादा इजी है, ये भी सब आपको यहां पे दिख जाएगा। सेंट्रल रजिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट पीस, यहां पे सब कुछ जाके रिपोर्ट करना कंपलसरी है। चलो चलो जाने दो, ये रहे हम बस। तो आपने 19 तक तो सब कुछ एक बार इस इंडेक्स से भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। वंस यू डन दैट यू विल बी सुपर डुपर सॉर्टेड, एंड दिस इज ऑल अबाउट सारफेसी। हमने सारफेसी को अच्छे से पढ़ा, उसका रिवीजन किया, फिर हमने सारफेसी का रिवीजन भी कर दिया इन इंडेक्स से। तो आप भी अगर अकेले बैठे तो पहले पूरा अच्छे से पढ़ो, फिर इस इंडेक्स से देखो कि आपको पूरा याद है या नहीं है। देखो जो भी टॉपिक पढ़ो उसको इतना तूफान तरीके से पढ़ो कि मजा आ जाए, और एग्जाम में 1 मार्क भी हियर एंड देयर होना नहीं चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, सुन यू गॉट टू, एज आई सेड, ऑप्शन नंबर 1 सारफेसी खत्म हो चुका है, उसको अच्छे से पढ़ के क्लोज कर दो, अच्छे से पढ़ के सारफेसी को क्लोज ही कर दो। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज कि आप आरडीडीबी इफेक्ट भी मेरे साथ में भी पढ़ ही लो और खत्म कर लो। आरडीडीबी इफेक्ट इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं, देखना अभी आप पगले ही हो जाओगे, इतना सिंपल है। हाँ पहले आप ऐड देख लो इनका, इधर आओ, बहुत ही प्यारा सा ऐड है, बहुत ही प्यारा सा डॉगी है। अरे जल्दी से ऑप्शन, हाँ ये आया, ऐड खत्म हो चुका है, अब आगे देखना जरूरी नहीं है, ये यहां पर आ चुके हैं हम लोग। यहां से अगर आपको मैं दिखाऊं आरडीडीबी इफेक्ट, उसके बारे में क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल कि इस एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था। वेरी सिंपल प्रोविजंस, वेरी सिंपल। ये आपको लग भी रहा होगा सर ये बस इतना सा, बस इतना सा सर, हमें कतई बस नहीं लग रहा है। वेरी वेरी इजी। देखो क्या है यार, अगर हम पिछले 3 अटेम्प्ट के न्यू सिलेबस के पेपर देखते हैं तो न्यू सिलेबस में आई थिंक एक क्वेश्चन सारफेसी पे आया है बस, बाकी सारफेसी पे क्वेश्चन नहीं आया, और आरडीडीबी इफेक्ट पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया। लेकिन एज आई ऑलवेज, इसको क्यों हम हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ के ही जाना है इसको, बिकॉज एग्जाम के अंदर कोई भरोसा नहीं चेकर का। चेकर माइट सी के बच्चों को लग रहा है कि सारफेसी पे क्वेश्चन नहीं आता है, पूछ लेते हैं। आरडीडीबी इफेक्ट पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, पूछ लेते हैं। तो एज अ स्टूडेंट who wants to make sure that they clear on any cost, as a student जिसका एम है कि मुझे तो रैंक लाना है, या फिर एज अ स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो जिसका एम है उसको यार 1 ही लाना है, डू नॉट स्किप एनीथिंग। एंड आई हैव मेड श्योर कि उसको इतना कंप्रेस करके रखूं कि आप, आई अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो लिमिटेड टाइम में उसको अच्छे से कवर कर पाओ। दैट एफर्ट आई हैव मेड, इतना मैं तैयार हूं, ठीक है गुंडे। तो इफ यू हैव द पेशेंस राइट नाउ ओनली कंप्लीट इट अप। इफ यू थिंक कि नहीं अभी मैं पहले सारफेसी कंप्लीट कर लेता हूं, देन यू कम बैक टू दिस वीडियो एंड कंप्लीट आरडीडीबी इफेक्ट, पर छोड़ के जाना नहीं है। आई श्योर एक बार इस वीडियो में आपने कर लिया, एक बार तो ऑब्वियसली मेरे साथ रेगुलरली आपने डिटेल में कर लिया है, फिर आप यहां पे मेरे वीडियो के साथ ये 20 मिनट्स में आरडीडीबी इफेक्ट कर लोगे, फिर आपको कोई एफर्ट ही नहीं है, आप यहीं से इन समरी नोट से फिर आप 10 मिनट्स में पूरा आरडीडीबी इफेक्ट रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम के एक दिन पहले दिस चैप्टर 8 शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स, दैट इज आवर एम, और पढ़ के सब कुछ जाना है, ठीक है गुंडे। चलो डिसाइड, एंड इफ यू वांट टू डू आरडीडीबी इफेक्ट लेट्स कंटिन्यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। कि हेलो चलो यार, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे आरडीडीबीएफआई एक्ट की तरफ। बढ़िया तरीके से विल मेक श्योर दैट इसको फटाफट से कंप्लीट कर ले, सो दैट यू गाइस कैन गो एंड रिवाइज नाइसली द एंटायर चैप्टर नंबर 8। चलिए, आरडीडीबीएफआई एक्ट का फुल फॉर्म आ जाता है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जैसे आपको क्लास में हिस्ट्री बताई थी कि ये पहला एक्ट था जो आया था जिसने एक सेपरेट ट्रिब्यूनल डीआरटी बनाया था फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो पहले जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो किसी को लोन दे देते थे और फिर रिकवरी नहीं हो रहा है, वहां से वो रीपे नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट हो चुका है, दे हैड टू गो टू सिविल कोर्ट्स, एंड सिविल कोर्ट्स में तो बहुत ही टाइम लग जाता था। तो 1993 में पहली बार एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके तहत बने डीआरटी। तो डीआरटी 1993 में इस एक्ट के तहत बने थे, जिसके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रिब्यूनल बना कि इफ बैंक्स हैव टू फाइल अ केस टू रिकवर द मनी, बैंक्स हैव टू गो हियर। फिर 1993 से लेकर 2002 तक आरडीडीबीएफ एक्ट ही चल रहा था, पर फिर रियलाइज हुआ कि अब तो आरडीडीबीएफ एक्ट में बहुत टाइम लगता है, कैलेंडर्स हैव टू गो हियर, अप्लाई, देन पोजीशन मिलता है, इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तब आया सारफेसी और उसने कह दिया कि भाई कोर्ट के पास जाने की ही जरूरत नहीं है, डीआरटी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एंड विदाउट गोइंग टू डीआरटी यू कैन रिकवर द मनी। बट 2002 के पहले जो आया था वो था आरडीडीबीएफआई एक्ट। काफी कम संभावनाएं रहती है, बट हम पढ़ के जरूर जाएंगे टू नॉट टेक एनी चांस। चलो, ओवरव्यू ऑफ डायरेक्ट यहां पे दे रखा है। फिर शुरू होता है सेक्शन नंबर 3, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। आरडीबीएफ एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्टैब्लिश डीआरटी एंड इट्स बेंचेस एंड नोटिफाई कि कहां-कहां पे वो रहेंगे और उनका जुरिसडिक्शन कैसा रहेगा।
कॉम्पोजिशन, डीआरटी भी रहेगा, डीआरएटी भी रहेगा. डीआरटी विल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन टू बी नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर. डीआरएटी विल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन नोन एज चेयरपर्सन. तो डीआरटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, डीआरएटी में चेयरपर्सन कहा जाता है. उसका क्वालिफिकेशन क्या है? फॉर डीआरटी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन है, ही हैज टू बी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, एंड द टेन्योर विल बी 5 years और अप टिल द एज ऑफ 65. ठीक है, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट. एंड वहीं चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी के लिए क्वालिफिकेशन रह जाएगा, उधर डिस्ट्रिक्ट जज था, यहां पे जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस. और इंडियन लीगल सर्विस में पोस्ट होना चाहिए ग्रेड 1 का फॉर एटलीस्ट 3 years. तो पहला क्वालिफिकेशन हो गया हाई कोर्ट का जज, या फिर इंडियन लीगल सर्विस में आप ग्रेड 1 में काम कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 3 years. और लास्ट हो गया हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होल्ड कर रखा है फॉर एटलीस्ट 3 years. तो इन तीनों में से किसी भी जगह पे आप क्वालिफाइड है, यू कैन बिकम चेयरपर्सन ऑफ डीआरएटी. और टेन्योर पे ध्यान देना, ऊपर था 65 एज और 5 years whichever is earlier, यहां पर है 5 years और 70 years of age whichever is earlier. ग्रेट. फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17, jurisdiction power and authority of the tribunal. The DRD will have the authority to entertain and decide application from banks and financial institution. कोई भी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर मंगनी रिकवरी करना चाहता है तो डीआरटी के पास जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर दिस एक्ट. नेक्स्ट, डीआरटी इवन हमने पढ़ा है आईबीसी में भी, अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो जाता है डीआरटी में. डीआरटी कैन आल्सो एंटरटेन एंड डिसाइड एप्लीकेशन अंडर पार्ट 3 ऑफ आईबीसी. तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस भी ले सकता है डीआरटी, और साथ में पार्ट 3 ऑफ आईबीसी के केस भी जाएंगे डीआरटी के पास. डीआरटी विल एंटरटेन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीआरटी. इजी. सेक्शन 18, बार ऑफ जुरिसडिक्शन. डीआरटी विल हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन फॉर मैटर्स लिस्टेड अंडर सेक्शन 70. फिर आता है सेक्शन 19. अबे ध्यान से, 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आधा पार्ट मैंने इस चार्ट में रखा है और आधा पार्ट इस चार्ट में. बहुत अच्छे से पढ़ना है. दिस इज द हार्ट ऑफ आरडीडी-बीएफआई एक्ट. चलिए, यस कह रहा, दिस इज द हार्ट ऑफ आरडीडी-बीएफआई एक्ट. अच्छे से ध्यान देना. स्टेप 1 को ढूंढो. बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कभी भी अगर कोई भी असेट उन्होंने लोन दिया है, लेंडर लोन दिया है बोरोवर को, और वहां से मनी रिकवरी करनी है और असेट पे पोजीशन लेना है, तो दे विल मेक एन एप्लीकेशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स एंड फीस टू डीआरटी. स्टेप 1. स्टेप 2, कौन से डीआरटी के पास जाएगा? डीआरटी हैविंग जुरिसडिक्शन. दिस डिपेंड्स ऑन जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है या कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशनली वर्क, पर्सनली वर्क, या फिर जहां पे एनी डिफेंडेंट रिसाइड और कंडक्ट्स, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क, और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन इज. जहां पे भी डीआरटी का जुरिसडिक्शन, वहां पर हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे. स्टेप 2. स्टेप 3, कोई और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी चाहे तो हमारे इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकता है. तो किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, 2-3 बैंक साथ में आना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन स्टेप 4, डीआरटी विल इश्यू समन्स टू दैट पर्टिकुलर डेटर कि हे डेटर यू हैव टू बी प्रेजेंट. उसको समन इश्यू कर देंगे, एंड दैट डेटर हैज टू विद इन 30 days, मतलब डीआरटी का एप्लीकेशन गया, उसके 30 days में वो समन इश्यू करेगा. जिस दिन उस व्यक्ति को समन मिला डेटर को, उसके 30 days के यहां पे डेटर रहेगा. ध्यान रखना है, कुछ चार्ट्स में यहां पे क्रेडिटर आ गया था तो यहां पे डेटर रहेगा. द डेटर विल हैव टू गिव अ रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days. जहां पे उसके अगेंस्ट जो केस फाइल है उसको पॉइंट बाय पॉइंट वो आंसर करेंगे. अ रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days. साथ में इफ दे वांट दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कि भैया मैं भी ये पैसे मांगता हूं ऐसा. तो ये सब स्टेप 5 तक यहां पर आ जाएगा, विच इज वेरी इजी. देखो आराम से सेक्शन 19 क्या कहता है. बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्टिव डीआरटी के पास जाएगा जिसका जुरिसडिक्शन है, उसको एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स और फीस देगा. वो डीआरटी विद इन 30 days समन इश्यू करवा देगा, और जो डेटर है उसके पास 30 days का समय है टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट. चलो, बाकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं. अब आगे क्या होगा? स्टेप 6, डीआरटी चाहे तो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है. डीआरटी का केस आज गया, रिटर्न स्टेटमेंट आ गए, अब डीआरटी को फील होता है तो दे कैन पास इंटरिम ऑर्डर. डेटर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर इस एसेट. ये तो हर जगह है कि एक बार ये आ चुका है तो यहां पर अब डेटर वगैरह अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा हम इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं. पर यहां पे कभी कभी क्या होता है कि डेटर फिर भी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है. आगे देखना अच्छे से. स्टेप 6 हो गया, दैट वी कैन पास एन इंटरिम ऑर्डर दैट डेटर कैन नॉट ट्रांसफर इट्स एसेट. स्टेप 7 देखना, अगर हमें लगता है कभी भी डेटर इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी और डैमेज द प्रॉपर्टी और रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ डीआरटी, हमें कभी भी लगता है प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा या फिर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, डैमेज कर देगा, तो स्टेप 8 में डीआरटी कैन पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. अटैचमेंट कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे हमारे डेट से, फिर वो बेच ही नहीं सकता है. पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट
इफ डेटर डज नॉट फॉलो डिटेन अप टू 3 months। तो सबसे पहले स्टेप 6 में था कि हम नॉर्मल ऑर्डर कर सकते हैं, बेचना मत। स्टेप 7 में अगर हमें लगता है कि भैया वो तो बेच रहा है या वो ट्रांसफर कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो हम एक अटैचमेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं। आप बेच नहीं सकते और फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करेगा, तो डेटर कैन बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 months। गजब। स्टेप 8। उसके बाद में आता है स्टेप 9। ट्रिब्यूनल और क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। ट्रिब्यूनल कैन वंस द ड्यूज आर फाइनलाइज टू बी पेड, एक बार ड्यूज फाइनलाइज हो गए कि पे तो करना ही है, अब ट्रिब्यूनल कैन अपॉइंट अ रिसीवर, के रिसीवर आ गया, रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ असेट, कि इसको हटाओ, हमारा व्यक्ति आएगा, कमिट द पोजीशन ऑफ असेट टू द रिसीवर, कि ये असेट आपको मिलने वाला है, गिव ऑल द पावर टू डिफेंड एनी सूट, फाइल एनी एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और कलेक्शन रेंट, टू अपॉइंट पर्सन फॉर कमिश्नर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री। ये सब चीजें ट्रिब्यूनल कर सकता है। ये कब होगा? जब डिसाइड हो गया कि इतना पैसा इनसे मिलने वाला है। अब एक व्यक्ति जब आया था आरडीपीएफ एक्ट में, आप डेटर के पास जाते थे, आप डीआरटी के पास जाते थे अगेंस्ट द डेटर, डीआरटी को लगता है पैसा देना ही है, तो डीआरटी ये सब करेगा कि अब आपके पास सारी पावर है, कमिट कर दिया, असेट आपके पास में रहेगा, हम एक कमिश्नर को अपॉइंट कर पूरा असेट का लिस्ट बनाएगा। ये सब ऑर्डर डीआरटी पास कर सकता है स्टेप 9 में। अच्छे से रखना। ये सब ऑर्डर पास करने के बाद इसको एग्जीक्यूटिव भी तो कराना है, तो डीआरटी रिकवरी ऑफिसर को एक प्रॉपरली ऑर्डर पास करता है, यू टू रिकवर द ड्यूज। ये रिकवरी ऑफिसर को ऑर्डर पास किया था कि ड्यूज को रिकवर करो, फिर ये रिकवरी ऑफिसर जो है अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए जाता है। इसके लिए हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही उसको सर्टिफिकेट दे देता है कि ये सर्टिफिकेट है, रिकवर द ड्यूज, जाओ। अब रिकवरी ऑफिसर जाता है पैसा रिकवर करने के लिए। इसी के साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट। स्टेप 11, इफ जब भी डीआरटी का कोई भी केस आएगा, डीआरटी विल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द केस एज सून एज पॉसिबल एंड दे हैव टू मेक एन एंडिवर एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज ऑफ विद इन 6 months। जब भी ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर की कॉपी टू ऑल द पार्टीज हैव टू बी गिवन। स्टेप नंबर 12, वेरी इजी, एंड दिस इज सेक्शन नंबर 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसको अच्छे से पढ़ो और आपको लगता है ना तो एक बार अपने प्रिंट आउट को रीड करो और तुरंत ही वीडियो को पॉज करके खुद से देखो आपको कितने स्टेप्स ध्यान है। सेक्शन 19 इज द हार्ट ऑफ आरडीबीएफ एक्ट। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, 19A, फाइलिंग ऑफ रिकवरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग और टू इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आप जो भी रिटन स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट जो भी आप फाइल करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बहुत सिंपल है कि आपका एप्लीकेशन, रिटन स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, एनेक्स्चर सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, समरी नोटिस सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएगा, इंटरिम फाइनल ऑर्डर पार्टीज के वेबसाइट पे अपलोड, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होगा। अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर आप डीआरटी के ऑर्डर से खुश नहीं है, यू कैन फाइल एन अपील विद इन 30 days। अगर सफिशिएंट कॉज तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा टू डीआरएटी, सिंपल। और अपील जब भी फाइल होगा ये कंटिन्यू कर, डीआरएटी क्या कर सकता है? कंफर्म, मॉडिफाई, सैटिस्फाइड कर सकता है अपील को। ये ऑर्डर डीआरएटी भी फाइल करेगा एज सून एज पॉसिबल विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months एंड ये ऑर्डर की कॉपी सारे पार्टीज को देंगे। आपको सेबी और सैट का रिश्ता याद आ गया होगा यहां से, सेम। और अगला सेक्शन देख के भी आपको मजा आएगा, सेक्शन 21, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। अगर कभी भी डीआरएटी के पास अपील फाइल करनी है तो आपको 50% अमाउंट अपील का डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये बैंक वगैरह को डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, अगर डेटर है तो उसको 50% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। डीआरएटी चाहे तो उसको रिड्यूस करके कितना कर सकता है, हमने अभी पढ़ा है 25%। यही चीज सारफेसी में भी लिखी है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यहां पर इतना से कहते हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट अ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो उनका कोई ऑफिसर हो सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। और जो डेटर है, डेटर चाहे तो खुद भी अपना केस लड़ सकता है हिमसेल्फ, या उसका कोई लीगल प्रैक्टिशनर या उसका ऑफिसर, ये लोग केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी इजी। लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई, तो ये कहते हैं कि जो भी हमारा आरडीबीएफ एक्ट है वहां पे भी लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई, कि आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही अपील फाइल करनी है, केस फाइल करना है। अब आता है सेक्शन 22, एक अच्छा सेक्शन है, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल। डीआरएटी की खास बात, ये किसी भी प्रकार का हमारा सिविल प्रोसीजर कोड जैसा प्रोसीजर फॉलो करने वाले नहीं है। दे विल फॉर्म देयर ओन प्रोसीजर, वो अपना खुद का प्रोसीजर बनाएंगे फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ natural justice. You guys are smart. So these tribunals will form their own procedure following the principle of natural justice. However, they want certain powers like a civil code. याद कर, वापस आपको सेबी सैट याद आ जाएंगे। एग्जैक्टली सैट के पावर्स देख लेना। तो यहां पर भी डीआरएटी के पास में कुछ पावर्स रहेंगे, इन ट्रिब्यूनल के पास में, लाइक सिविल कोड। सेम पॉइंट्स, summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, requiring the discovery and production of any documents, receiving evidence on affidavit, issuing commission for the examination of witness or any document, reviewing its decision, passing any order ex parte or cancelling the application on default, dismissing an application for default or an ex parte order, and इसको कैंसिल करना, setting aside any order passed ex parte or any application rejected on because owing to default. And last, any other matter.
ये सेम पॉइंट्स जो सैट के पावर्स पढ़े थे, ये एज इट इज कह देते हैं द पावर दैट डीआरटी डीआरटी हैव like a civil code, but they do not follow the procedure of civil code. They'll form their own procedures. Section 22A, central government to form uniform procedure बना देगा. 25 modes of recovery of debt. ये वापस आपको थोड़ा थोड़ा, नॉट एक्जैक्टली सेम, बट थोड़ा थोड़ा वापस आपको जो आपने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा था वैसे ही लगेगा कि कैसे रिकवरी ऑफिसर मनी रिकवरी कर सकता है. अटैचमेंट एंड सेल ऑफ, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट ऑफ द पर्सन इन डिटेंशन इन प्रिजन, ये सब आप पॉइंट पढ़े थे ना, पॉइंट ऑफ रिसीवर. वही पॉइंट थोड़ा घुमा फिरा के लिखे हैं. पहले ही पॉइंट में दोनों ऐड कर दिए, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर लेकर आगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी बहुत मारामारी होती है यहां पे. थर्ड, अरेस्ट ऑफ द पर्सन and his detention in prison, appointing a receiver for management of movable immobile property, any other mode of recovery. तो वही पॉइंट्स को घुमा फिरा के लिखा है. वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, कि अगर कहीं पे भी रिकवरी ऑफिसर जो सर्टिफिकेट लेकर आपसे पैसे मांगने आया है उसमें आपको कुछ लगता है एरर है, तो ये डिस्कशन आप रिकवरी ऑफिसर से नहीं कर सकते हो. रिकवरी ऑफिसर उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है. चेंज करवाने के लिए आपको डीआरटी में ही जाना पड़ेगा. वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, डिस्प्यूटिंग द करेक्टनेस और द अमाउंट इन द सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिटर बिफोर रिकवरी ऑफिसर इज नॉट अलाउड, बिफोर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अलाउड. मतलब क्या होता था, रिकवरी ऑफिसर लेके जाता था मनी रिकवर करने के लिए, वहां पे अरे नहीं इसमें ये प्रॉब्लम, इससे इश्यू है. रिकवरी ऑफिसर मतलब मेरा काम नहीं है, मैं आया है, कुछ तो लेके जाएगा. अगर आपको कुछ भी एडिट करवाना है, यू हैव टू गो टू डीआरटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सेक्शन 27, द पीओ कैन ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट बाय डिफेंडेंट. अगर कहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है पेमेंट करने को रेडी है, तो इसके प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं लेते. लेकिन अगर कभी पीओ को ऐसा लगता है कि वो पेमेंट देने को रेडी है, तो 25% तो डाउन पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, तभी पीओ आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले जाने से रोक सकता है. पीओ कैन ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट बाय डिफेंडेंट ऑन डाउन पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 25% एंड एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे द बैलेंस. तो अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी कोई लेके ही जा रहा है, तब आप गए अरे मेरा प्रॉपर्टी लेके मत जाओ, टोटल अमाउंट कितना है 1 CR, मैं 25 लाख तो तुरंत दे रहा हूं और 75 लाख रुपीज मैं पे कर दूंगा इन 2 months 3 months. तो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे द बैलेंस एंड 25% इमीडिएट डाउन पेमेंट पे डीआरटी कैन स्टॉप द टेकिंग ओवर ऑफ पोजेशन. देन रिकवरी ऑफिसर विल स्टे द प्रोसीडिंग अप टिल द टाइम ग्रांटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, ये भी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही मस्त है. अदर मोड्स ऑफ रिकवरी में क्या होता है, अगर कभी भी मुझे पता चलता है, मैं हूं मान लो लेंडर, बैंक को पता चलता है कि इस एंटिटी से, फॉर एग्जांपल बैंक को पैसा रिकवर करना है मिस्टर ए से, कि मिस्टर ए से बैंक को 1 करोड़ लेना है, पर उनको तभी पता चलता है कि मिस्टर ए को मिस्टर बी से 50 लाख लेने बाकी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मिस्टर ए ओज बैंक 1 करोड़, पर मिस्टर बी ओज मिस्टर ए 50 लाख. तो दिस रिकवरी ऑफिसर कैन गो टू मिस्टर बी एंड आस्क हिम कि डू यू ओ एनी अमाउंट टू मिस्टर ए. इफ ही डिनाइज कि नहीं करता हूं, तो उसको भी जेल में उठा के ले जा सकते हैं कि झूठ कैसे बोल रहे हो. बट इफ ही सेज, मतलब उससे हम पूरा पेनल्टी ले सकते हैं, ये सब प्रोविजन है. बट इफ ही ओज एनी मनी टू मिस्टर ए, रिकवरी ऑफिसर कैन टेक दैट मनी फ्रॉम मिस्टर बी, कि आपको 50 लाख रुपीस ए को देने थे, हम उनसे मांगते हैं आप हमें दे दो. और रिकवरी ऑफिसर प्रॉपर कोर्ट का ऑफिसर है, तो पूरा इनवॉइस बिल बना के डॉक्यूमेंट रिसीट देता है कि आपने 50 लाख हमें दे दिए, कल को मिस्टर ए आके आपसे मांगता है तो अब आपको देने की जरूरत नहीं है. ये है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी. ये क्या कहते हैं, अच्छे समझना. इफ देयर इज एनी पर्सन who holds money of defendant, if any person holds money of defendant, RO can order that person to pay recovery officer and recovery officer will give him receipt. और कोई भी व्यक्ति है जिसको डिफेंडेंट को पैसे देने बाकी हैं, तो रिकवरी ऑफिसर उससे पैसे लेके उसको रिसीट दे देगा. अब अच्छा है, इफ ऑब्जेक्ट दैट नो सम इज ड्यू और नो सम इज हेल्ड ऑफ डिफेंडेंट, अगर वो कह देता है कि मैं तो कोई पैसा देना ही नहीं बाकी है, एंड फाउंड फॉल्स, कोई व्यक्ति कहता है नहीं मुझे तो उस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देना बाकी है, हो सकता है ना कि वो व्यक्ति पता है भाग चुका है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो लोगों को कोई रेयर व्यक्ति को उससे भी पैसे देने बाकी, मना करते हैं मुझे तो नहीं देना है, और अगर वो स्टेटमेंट में फॉल्स पता चला, he'll पर्सनल लायबिलिटी टू पे द अमाउंट. अब उसको पर्सनल लायबिलिटी है कि उसको पूरा का पूरा अमाउंट रिकवरी ऑफिसर को देना पड़ेगा. बढ़िया सेक्शन. 29, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. रिकवरी करने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर का पावर है, वही पावर यहां पे भी दे दिया है. तो सिंपल लिख दिया कि इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रोविजन विथ माइनर मॉडिफिकेशन अप्लाइज फॉर रिकवरी बाय रिकवरी ऑफिसर ऑल्सो. सेक्शन 13, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर. अगर रिकवरी ऑफिसर के किसी काम से आप खुश नहीं है, किसी ऑर्डर से आप खुश नहीं है, तो आप अपील कर सकते टू डीआरटी विद इन 30 days. पर यहां पे भी you'll have to deposit 50% of the amount due and DRT can confirm, modify, set aside the order. Easy. ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, ये बहुत आसान है, समझना अच्छे से. जब आरडीबीएफ एक्ट आया था, उसके पहले तो सारे केसेस सिविल कोर्ट में रहते थे,
तो सिविल कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं, ऑल ऑफ द केसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू डीआरटी। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इन सिविल कोर्ट, दे विल ऑल बी ट्रांसफर्ड टू डीआरटी। यहां तक कि जहां पे डिक्री अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, दोज विल ऑल्सो अप्लाई टू डीआरटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो जो केसेस पेंडिंग है वो भी डीआरटी में जाएंगे, जहां पे डिक्री को बस एग्जीक्यूट करना पेंडिंग है वो भी डीआरटी में जाएंगे। सेक्शन 31A, प्रायोरिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। लास्ट सेक्शन खत्म कि यहां पर प्रायोरिटी या सिक्योर्ड क्रेडिटर को डेट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर विल बी पेड इन प्रायोरिटी ओवर ऑल ड्यूज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पैसे देना बाकी है उसके भी पहले पूरा पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा, फिर गवर्नमेंट को दिया जाएगा। कहीं ये ना होता गवर्नमेंट आता है पहले हमें दो फिर आप लेके जाना, नहीं, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर करेगा और फिर ही गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। यहां तक कि आपको याद होगा तो आईवीसी का जो हमारा वाटरफॉल है उसमें भी गवर्नमेंट बाद में आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले आते हैं। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। मैंने एंड में लिख के भी दिया है क्या हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 8, वो ठीक है आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, बट दिस इज हाउ यू शुड स्टडी दिस एंटायर चैप्टर। एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि कम से कम समय में पूरा चैप्टर प्रॉपर संक्षिप्त तरीके से मैं रिवाइज करवा दूं। आई अंडरस्टैंड, आई ट्राई एंड थिंक लाइक अ स्टूडेंट, क्योंकि एज अ टीचर किसी टॉपिक को लंबे समय तक पढ़ाना आसान है, बिकॉज इतने सालों से पढ़ाने के बाद में एक एक लाइन के ऊपर एक एक घंटा बात करना काफी आसान है। बट इन प्रोफेशनल द बिगेस्ट चैलेंजेस, इतने बड़े सिलेबस को आप कंप्रेस करके कैसे पढ़ें। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई अंडरस्टैंड कि टॉपिक कैसा है। जैसे कि चैप्टर 2 का रिवीजन लेंगे तो हमारा रिवीजन भी इतना बड़ा जाता है, बिकॉज उसमें कंसेप्ट भी इतना ज्यादा है और उसको उससे ज्यादा कंप्रेस ही नहीं कर सकते। बट जितना कंप्रेशन पॉसिबल, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जिन जिन चैप्टर्स में आई फील दैट नीड कि यहां पर उस प्रकार का कंप्रेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। आई हैव डन दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप दैट यू really get benefit from this revision and I wish you all the best. खूब पढ़ो and खूब आगे बढ़ो. Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. खेलो कूदो ऐश करो, मजे करो. Bye bye. Enjoy yourself.